हेलो एंड वेलकम टू सिविल कोड आईएएस। दिस इज आवर प्रीलिम्स पीवाईक्यू सीरीज। आज हम 78 नंबर क्वेश्चन से डिस्कस करेंगे। 2024 का हम पेपर डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, क्वेश्चन पे चलते हैं। मूलभूत आवश्यकताओं को पूरा करने सहित दूरस्थ क्षेत्रों में स्थानीय जन समुदाय के उत्थान के लिए सेना द्वारा संचालित अभियान यानी ऑपरेशन को क्या कहा जाता है। तो क्या कह रहा है कि कोई मूलभूत आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए दूरस्थ क्षेत्रों में, जो दूर के क्षेत्र है जैसे बॉर्डर एरिया टाइप में है, एकदम सुदूर इलाके में, स्थानीय वहाँ के जो स्थानीय जन समुदाय हैं उसके उत्थान के लिए, मान लेते कोई बॉर्डर इलाका है या कहीं भी जो दूरस्थ एरिया है, खासकर बॉर्डर इलाकों में सेना द्वारा जो है संचालित ऑपरेशन को क्या कहा जाता है। तो कौन सा ऑपरेशन है? तो स्थानीय जन समुदाय के कुछ बढ़ावा देगा, उत्थान करेगा और उन लोगों की मूलभूत आवश्यकताओं को पूर्ति करेगा। तो इसमें क्या ऑपरेशन संकल्प है, ऑपरेशन मैत्री है, ऑपरेशन सद्भावना है, ऑपरेशन मदद है। तो ये जो क्वेश्चन है ये खास करके जब आप इंटरनल सिक्योरिटी की अगर मेंस पढ़ते हो, इंटरनल सिक्योरिटी अगर पढ़ते हो मेंस के लिए, तो उसमें ये आता है टर्म कि हम डिफेंस में सेना द्वारा जो किया जाता है बॉर्डर के साइड एरिया में रहने वाले लोगों के लिए एक ऐसा स्कीम है, अभियान है जिससे हम स्थानीय लोगों को बढ़ावा देते हैं। तो कौन सा स्थान है, कौन सा इसमें वो अभियान है, देखते हैं और उस पर भी बातें करेंगे। पहले सबकी एक डिटेल देखते हैं कि ऑपरेशन संकल्प क्या है, मैत्री क्या है, सद्भावना क्या है। ठीक है, ऑपरेशन संकल्प क्या है? तो भारतीय नौसेना द्वारा शुरू किया गया समुद्री सुरक्षा अभियान है। ध्यान रखें, किसके द्वारा? तो नौसेना द्वारा शुरू किया गया है। शुरुआत कब हुई थी? तो शुरुआत हुई थी 2019 में। नौसेना द्वारा समुद्री सुरक्षा अभियान है। कौन सा? तो ऑपरेशन संकल्प। उद्देश्य क्या है? तो फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी में भारतीय व्यापारिक जहाज़ों की सुरक्षा, यानी अरब सागर जो हो गई, यहाँ फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी में भारतीय व्यापारिक जहाज़ों की सुरक्षा, यानी अरब सागर में आप मान सकते हैं। समुद्री डकैती और ईरान अमेरिका तनाव के दौरान सुरक्षा प्रदान करने के लिए ऑपरेशन संकल्प जो है भारतीय जहाज़ों की समुद्र में रक्षा के लिए नौसेना का मिशन है। तो ध्यान रखें, नौसेना का है, 2019 में स्टार्ट किया गया था। अरब सागर या फिर ओमान की खाड़ी या फारस की खाड़ी के लिए है। ठीक है, ऑपरेशन मैत्री की बात करें तो अंतर्राष्ट्रीय आपदा राहत अभियान है। ठीक, ये क्या था? तो ये नौसेना द्वारा शुरू किया गया था समुद्र का सुरक्षा करने के लिए। बस इतना ध्यान रखें, नौसेना का समुद्र की सुरक्षा करने के लिए 2019 में, वो फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी के लिए। ऑपरेशन मैत्री जो है वो अंतर्राष्ट्रीय आपदा राहत यानी ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस है ये। ठीक, अगर प्रमुख उदाहरण की बात करें तो 2015 में जैसे नेपाल भूकंप के बाद इसको प्रारंभ किया गया था। आपदाग्रस्त देशों को त्वरित सहायता, वही जो सहायता में क्या होता है, भोजन हो गया, दवाइयाँ हो गया, बचाव दल भेजना, ये सब हो गया। तो ऑपरेशन मैत्री क्या है? तो पड़ोसी देशों की मदद के लिए मानवीय मिशन, यानी मैत्री क्या है? मित्र। ऑपरेशन मित्र की भूमिका निभाना। अब मित्र क्या करता है? तो संकट के समय में आपकी मदद करता है। तो मित्र से ध्यान रखें, अब वो मित्र ना समझे कि एक मित्र हो जो होता है वो संकट के दौरान भी मजे ले लेता है। ठीक है, उसके बाद आती है ऑपरेशन सद्भावना, भारतीय सेना द्वारा चलाया गया। ठीक, किसके द्वारा? भारतीय सेना द्वारा दिल दिमाग जीतने का अभियान इसको कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है? दिल और दिमाग जीतने वाला अभियान। क्षेत्र देखें तो जम्मू कश्मीर, अब तो जम्मू कश्मीर के अलावा भी और सब इलाके में भी हो गए हैं। उद्देश्य क्या है? तो स्थानीय जनता के साथ विश्वास बढ़ाना, जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य, खेल व विकास का कार्य करना। स्थानीय जनता के साथ मिल करके शिक्षा को बढ़ावा देना। अब मान लेते हैं कोई सेना है, अगर वो अभी ड्यूटी पे नहीं है तो स्थानीय लोगों के क्या वो टीचिंग करने लगेंगे, अगर उनके पास कैपेबिलिटी है तो। स्वास्थ्य देखभाल करेंगे कि कोई बीमार हुआ, क्या हुआ, हॉस्पिटल पहुंचाना, उनको सुविधा देना। खेल व विकास कार्य, क्यों? क्योंकि लोगों से वो जुड़ सके, ताकि ज़मीनी स्तर पर अगर कुछ ऐसे आतंकवादी वगैरह को पकड़ना हो तो ये लोग सेना का विरोध न करके स्थानीय जनता जो है वो सपोर्ट करे। इसीलिए ऑपरेशन सद्भावना चलाया गया कि स्थानीय जनता के साथ विश्वास बढ़ाया जा सके। ठीक है, यानी ऑपरेशन सद्भावना की बात करें तो कश्मीर में जनता और सेना के बीच विश्वास निर्माण करती है। ऑपरेशन मदद क्या है? तो भारतीय नौसेना, यानी आपने देखा कि पहला था ऑपरेशन संकल्प और ऑपरेशन मदद, दोनों क्या है? नौसेना द्वारा है, लेकिन वो है समुद्री सुरक्षा प्रदान करना, और यह नौसेना का आपदा राहत और खोज बचाव अभियान है। ठीक है, आपदा से राहत प्रदान करना और खोज बचाव। मान लेते कोई साइक्लोन वगैरह आ गया, जब अब जैसे देखिए 2018 में केरल बाढ़, तो उद्देश्य क्या है? बाढ़ चक्रवात में फंसे लोगों का बचाव, राहत सामग्री पहुंचाना। ठीक, तो ऑपरेशन मदद का क्या सार है कि आपदा के समय त्वरित राहत व रेस्क्यू मिशन। ठीक, तो हमारा ये क्या कह रहा था कि मूलभूत आवश्यकताओं को पूरा करने सहित दूरस्थ क्षेत्रों में स्थानीय जन समुदाय के उत्थान के लिए सेना द्वारा संचालित अभियान कौन सा है? तो ऑपरेशन
सद्भावना है ये, ठीक, ऑपरेशन सद्भावना, ध्यान रखें। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, हाँ ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन 79 नंबर। विश्व में किन्हीं दो देशों के मध्य सबसे लंबी सीमा निम्नलिखित में से किन के मध्य है? अगर ये आपको क्वेश्चन ना मालूम हो, अगर ये आंसर, ये नॉलेज आपके पास नहीं है, तो ये क्वेश्चन आप गलत कर सकते हैं, बहुत आसानी से कर सकते हैं। अब बताइए, देखिए कैसे। कह रहा है कि विश्व में दो ऐसे देश हैं जिनके बीच जो है ये बॉर्डर जो है वो सबसे लंबी सीमा है। अब देखते हैं, क्या कनाडा है, कनाडा और संयुक्त राज्य अमेरिका, चिली और अर्जेंटीना, चीन और भारत, कजाकिस्तान और रशियन फेडरेशन। तो हम अगर अक्सर जब रसिया की बात करते हैं तो हमें लगता है कि अगर रसिया आ गया तो कजाकिस्तान और रशियन फेडरेशन मतलब यही होगा, या फिर चिली और अर्जेंटीना भी बड़ा है। अब जैसे कनाडा और अमेरिका, तो ये है कनाडा और ये है अमेरिका, क्या इन दोनों के बीच है? चलिए इसे मैप पे ही देखते हैं, सबसे बेहतर है मैप पे आते हैं कनाडा और, तो अब देखिए ये कनाडा और ये हमारा यूएसए। अब देखिए इसका इतना, ये, पर हम क्या भूल जाते हैं, कनाडा का अलास्का वाला हम भूल जाते हैं कि अब अलास्का भी तो यूएसए का ही है, ये अलास्का हो गया और ये यूएसए का हो गया। तो सब हम ये भूल जाते हैं यही अलास्का वाला, इसीलिए हमें लगता है कि नहीं ये सबसे बड़ा नहीं है। पर ध्यान रखें, दुनिया का सबसे बड़ा बॉर्डर जो है, सबसे लंबी सीमा कनाडा और यूएसए ही सॉल्व करता है, वो इस साझा करता है, ठीक। अब दूसरा था हमारा अर्जेंटीना और चिली। अगर आप ये देखोगे तो अक्सर इसमें भी कन्फ्यूजन हो जाएगी। ये देखिए यहाँ से लेकर ऐसे अर्जेंटीना और चिली, ये भी है, ये भी बहुत बड़ा है। तो ये पूरा इन्फॉर्मेशन, ये नॉलेज की मांग करता है, ये जो क्वेश्चन था। अब देखिए कजाकिस्तान और रशियन फेडरेशन, तो ये रहा, तो ये लगेगा कि हमें रसिया तो बहुत ज़्यादा बॉर्डर शेयर करता है, तो ये भी हो सकता है। इंडिया और चाइना, ये देखिए आप यहाँ से लेकर के यहाँ, फिर उसके बाद यहाँ, तो इंडिया चाइना, तो खैर अगर आप ध्यान थोड़ी भी मैप पे ध्यान दिए रहेंगे तो वो तो नहीं होता। पर इसमें इन्फॉर्मेशन की नीड थी, क्योंकि विश्व में किन्हीं दो देशों के मध्य सबसे लंबी सीमा की बात कर रहा है, तो सबसे लंबी सीमा कौन होगी? तो कनाडा और संयुक्त राज्य अमेरिका, ना चिली अर्जेंटीना, ना ही चीन और भारत, ना ही कजाकिस्तान और रशियन फेडरेशन की बात होगी, ठीक। 80 नंबर क्वेश्चन, सॉरी इसका एक इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं कि कितनी लंबाई है, उसके हिसाब से फिर देख लेंगे। ये देखो, अब जैसे हम कह रहे हैं देश भी और सीमा की लंबाई। अब देखो जैसे कनाडा संयुक्त राज्य अमेरिका 8,893 किलोमीटर है, कितनी है? तो 8,893, इसे ध्यान रखो। कजाकिस्तान की बात करें तो रूस, जो ये रूस के साथ है वो कितना है? तो 7,644, यानी ये दूसरे नंबर पे है। एक नंबर पे कौन है हमारा? तो कनाडा और संयुक्त राज्य अमेरिका। दूसरा नंबर पे कजाकिस्तान और रूस 7,644। तीसरे नंबर पे अर्जेंटीना और चिली 6,691। यानी आप ये ध्यान ना रखें कि ये क्या है, बस आप ध्यान रखें कि पहले में दुनिया का सबसे ज़्यादा लंबी सीमा साझा करता है कनाडा संयुक्त राज्य अमेरिका, दूसरा में कजाकिस्तान और रूस, तीसरा में अर्जेंटीना और चिली, क्योंकि ये तीनों ऑप्शन में थे, चौथा में आ गया चीन और मंगोलिया। तो आप ये ध्यान रखें, 1 2 3 ऊपर से ध्यान रखें। फिर उसके बाद भारत और पड़ोसी की बात करें तो भारत और पड़ोसी में ध्यान रखें, बांग्लादेश जो है भारत के साथ सबसे ज़्यादा सीमा साझा करता है, यानी बॉर्डर शेयर करता है, 4,141,42, यानी अब ये कम हो गया है, 4,000 कुछ है, तो आप ध्यान रखें 4,000 के समथिंग है। तो बांग्लादेश और भारत सबसे ज़्यादा, चीन भारत नहीं है, ठीक है। भारत पाकिस्तान तो 3,190 ही है। तो ध्यान रखें, पहला कौन था हमारा? कनाडा, यूएसए, कजाकिस्तान, रूस, अर्जेंटीना, चिली, और भारत के देखें तो सबसे ज़्यादा बांग्लादेश, ठीक। तो दो देशों के मध्य में यही है, कनाडा और संयुक्त राज्य अमेरिका। बाकी बढ़ते हैं 80 नंबर क्वेश्चन। लोकसभा में आचार समिति के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से सही है? अब आचार समिति क्या होती है देखेंगे, आचार समिति के बारे में भी। पर ये हम 2024 की पढ़ रहे हैं, और 2024 में स्टार्टिंग में ही या 2023 के समथिंग में ये एक पॉलिटिशियन है, वो शायद वो पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की पार्टी से है, टीएमसी, तृणमूल कांग्रेस से। उनकी एक पार्टी के लीडर थी, वो क्या नाम है? महुआ मोइत्रा।
वो बंगाली एक्ट्रेस भी रह चुके, उन्होंने संसद में उन पर आरोप लगा कि वो पैसे लेकर के और संसद में सवाल पूछ रही है, भाषण दे रही किसी और से पैसे लेकर के, और वो जो कह रहा है उसके तरीके से। तो इसीलिए इस पर क्वेश्चन पूछा आचार समिति पे कि आचार समिति क्या काम करता है, क्योंकि वो उससे रिलेटेड थे। बाकी देखते हैं ये क्या है। प्रारंभ में जो है यह एक तदर्थ समिति थी। तदर्थ समिति भी क्या है वो भी देखेंगे। केवल कोई लोकसभा का सदस्य ही लोकसभा सदस्य के अनैतिक आचरण से संबंधित शिकायत कर सकता है। यानी कह रहा है कि केवल कोई लोकसभा का सदस्य ही किसी लोकसभा सदस्य के अनैतिक आचरण, ठीक, अनैतिक आचरण के से संबंधित शिकायत कर सकता है। यह समिति किसी ऐसे मामलों पर विचार नहीं कर सकती जो न्याय के अधीन हो। तो हमारा ऑप्शन क्या है कि नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सकते, उत्तर चुनिए। तो अब मान लेते हैं कि आपको इस क्वेश्चन के बारे में आइडिया नहीं है कि लोकसभा में आचार समिति क्या होती है, या फिर पढ़े हुए हैं याद नहीं है। तो आप ये ध्यान रखें, हम क्या समझते हैं कि प्रायः कोई भी जब एक्सट्रीम वर्ड हो तो वो गलत होता है। तो कह रहा है कि केवल, ये ध्यान रखें, केवल कोई लोकसभा का सदस्य ही किसी लोकसभा सदस्य के अनैतिक आचरण से संबंधित शिकायत कर सकता है। तो ज़रूरी थोड़ी नहीं कि केवल लोकसभा, ठीक, वो तो कोई व्यक्ति भी कर सकता है, राज्यसभा का भी सदस्य कर सकता है। तो अगर मान लेते आपके पास इन्फॉर्मेशन नहीं था, कोई क्वेश्चन सॉल्व करना था, तो आप कोई भी लॉजिक लगाते कि केवल अगर ये काट देते, तो मान लेते ऑप्शन 2 हम काट दें, ये कटा, ये कटा और ये कटा, यानी 2 2 2 कैंसिल। अब कौन सा बच गया? केवल सी, 1 और 3। तो ये ध्यान रखें, कुछ बार ऐसे होते हैं कि आपके पास इन्फॉर्मेशन नहीं है, नॉलेज नहीं है, फिर भी आप क्वेश्चन सही कर ले जाते हो। क्योंकि वो रीज़न क्या है? क्योंकि एलिमिनेशन मेथड से। तो यही एलिमिनेशन मेथड काम करती है कि केवल ये एक्सट्रीम वर्ड है बहुत, क्योंकि केवल कोई लोकसभा का सदस्य ही किसी लोकसभा सदस्य के अनैतिक आचरण से संबंधित शिकायत कर सकता है। तो ये पॉसिबल नहीं है, कुछ और भी तो हो सकता है। तो बस कट करो और सीधे आंसर ले जाओ, बात खत्म। बाकी देखते हैं आचार समिति के बारे में। लोकसभा की आचार समिति। तो आचार समिति क्या है? यदि यह लोकसभा की एक संसदीय समिति है जो सांसदों के नैतिक आचरण की निगरानी करता है। अब मान लेते हैं महुआ मोइत्रा का जो केस था, वो नैतिक आचरण कैसे नहीं था? तो आप संसद में अगर कुछ सवाल पूछ रहे हो, मान लेते हैं आप पे आरोप लगा कि आप किसी से पेमेंट लेकर के और पैसे मनी लिए और फिर उसके बाद सवाल पूछ रहे हो, तो ये नैतिक आचरण कहाँ हुआ? तो यही नैतिक आचरण की निगरानी करता है, ध्यान रखें। उनके आचरण से संबंधित शिकायतों की जाँच भी करता है कौन? तो आचार समिति। गठन, तो गठन वर्ष जो है 2000 में हुआ था। प्रारंभिक स्वरूप यह तदर्थ समिति थी, अस्थाई समिति बनी 2015 में। अब ये तदर्थ समिति क्या होता है और अस्थाई समिति क्या होता है ये भी देखेंगे, पर ध्यान रखें गठन हुआ 2000 में और प्रारंभिक में यह प्रारंभ में तदर्थ समिति थी, बाद में बनी 2015 में अस्थाई समिति। प्रेरणा क्या है? तो 1997 का पाला प्रकरण, कैश फॉर क्वेरी स्कैंडल। तो ये कुछ स्कैंडल था, वो उतनी नीड नहीं है, बस आप ध्यान रखें कि वो पहले अस्थाई समिति तदर्थ सी, बाद में अस्थाई बनी। यदि कंपोजिशन की बात करें तो कुल 15 सदस्य होते हैं, कुल सदस्य 15 लोकसभा से होते हैं। ध्यान रखें मैक्सिमम प्रायः जब हम कोई सदस्य पढ़ते हैं तो उसमें कुछ होते हैं लोकसभा से और कुछ होते हैं राज्यसभा से। पर इसकी कंपोजिशन क्या है कि केवल जो है 15 लोकसभा सांसद होते हैं लोकसभा से ही। अध्यक्ष लोकसभा अध्यक्ष द्वारा नियुक्त किया जाता है, लोकसभा अध्यक्ष द्वारा नियुक्त। कार्यकाल 1 वर्ष की होती है। कार्यकाल प्रायः सभी समिति का 1 वर्ष का ही होता है। अगर वही फंक्शंस की बात करें तो अनैतिक कार्य आचरण की जांच, संसद के आचार संहिता का निर्माण व व्याख्या, फिर संसद की गरिमा बनाए रखना, सिफारिशें देना, दंडात्मक या सुधारात्मक। शिकायत कौन कर सकता है? अब यहाँ इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि कोई भी व्यक्ति, नागरिक हो, संस्था हो, मीडिया हो, शिकायत लिखित और प्रमाण सहित होनी चाहिए। अनाम शिकायत पर आमतौर पर विचार नहीं किया जाएगा। इसलिए बात है, बिना नाम के शिकायत करोगे, हो सकता है सही है गलत है, उस पर सवाल क्यों उठाया जाए। केवल सांसद ही शिकायत कर सकते हैं, यह कथन सही नहीं है, बिल्कुल गलत है। किन मामलों पर विचार नहीं होता? तो जो मामला न्यायालय में लंबित हो, जो विशेषाधिकार समिति के अंतर्गत हो और राजनीतिक प्रकृति के आरोप हो। यानी जो मामला न्यायालय में लंबित हो उस पर विचार नहीं होगा। जो विशेषाधिकार समिति के अंतर्गत आता हो, कोई उसके विशेषाधिकार से रिलेटेड है, वो नहीं आएगा आचार समिति में। और राजनीतिक प्रकृति के आरोप जो है वो भी आचार समिति नहीं जांच पड़ताल करेगी। अगर इसकी पावर्स की बात कर सकती है कि तो गवाह बुलाना, दस्तावेज तलब करना, रिपोर्ट प्रस्तुत करना, सजा की सिफारिश करना, ये आचार समिति कर सकती है। क्यों? क्योंकि कोई सदस्य जो है नैतिक आचरण का उल्लंघन किए है, कहाँ? तो संसद में, कोई मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। अब देखते हैं तदर्थ समिति, एड हॉक कमेटी क्या होती है? तो ऐसी समिति जो किसी विशेष उद्देश्य या समस्या के लिए अस्थायी रूप से बनाई जाती है।
ये ध्यान रखें, अस्थायी रूप से जो है किसी विशेष उद्देश्य या समस्या के लिए बनाई जाती है। ये परमानेंट नहीं होता, अस्थायी नहीं होता है। मान लेते हैं कि अब कोई काम हो रही है, संसद ने कोई बिल लाया, उस पर एक तदर्थ समिति गठित कर दिया 3 महीने के लिए। अब वो 3 महीने में अगर काम पूरा हो गया तो वो डिजल्व हो जाएगी, तदर्थ समिति खत्म हो जाएगी। प्रमुख विशेषताएं, फीचर्स देखें तो अस्थायी होती है, विशेष कार्य के लिए गठित की जाती है, कार्य पूरा होते ही भंग हो जाती है, चाहे वो 1 महीने में हो, 2 महीने में हो, 4 महीने में, 6 महीने में, जब भी कार्य खत्म हुआ वो समिति खत्म, इसीलिए उसे तदर्थ या अस्थायी समिति कहा जाता है। उदाहरण की बात करें तो लोकसभा की आचार समिति 2000 में प्रारंभ में तदर्थ समिति थी, बाद में स्थायी हो गई। संयुक्त संसदीय समिति, ठीक, ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी घोटालों की जांच के लिए गठित की गई थी। जांच आयोग समिति, ये सभी तदर्थ समिति थी। तो एक काम के लिए बनी समिति तदर्थ समिति की अगर सिंपल भाषा में समझे तो वो है। फिर अगर उसके बाद देखें तो स्टैंडिंग कमेटी यानी अस्थायी समिति, वो था एडहॉक और यह स्टैंडिंग। ऐसी समिति जो अस्थायी रूप से संसद के कार्यों की निगरानी और समीक्षा के लिए बनाई जाती है, ठीक, अस्थायी रूप से संसद के कार्यों की निगरानी और समीक्षा के लिए बनाई जाती है। अस्थायी स्वरूप, नियमित कार्य करती है, हर वर्ष पुनर्गठित होता है इसका, यानी ये इसका कार्यकाल कितना होता है, अस्थायी होता है लेकिन 1 ही वर्ष होता है। और वो अस्थायी हो गया कहने का मतलब 2 महीने में भी खत्म, 3 महीने में, 1 महीने में भी, 15 दिन में खत्म हो गया। जब काम पूरा हो गया, एक स्पेशल काम के लिए गठित किया गया कि आपको भाई दे दिया गया कि आप ये डील है, आपका ये डील खत्म, आप भी खत्म, बात खत्म। एग्जाम्पल, वित्त संबंधी अस्थायी समिति, ये परमानेंट होती है। रक्षा संबंधी अस्थायी समिति, लोकसभा की आचार समिति 2015 के बाद, ठीक। तो अस्थायी समिति लगातार काम करने वाली समिति होती है, आप बस ये समझो। तो अब आते हैं क्वेश्चन पे, क्योंकि हमने नॉलेज पढ़ लिया, नॉलेज जान लिया। अब क्वेश्चन है लोकसभा में आचार समिति, ठीक। तो कह रहा है प्रारंभ में यह एक तदर्थ समिति थी, तो क्या ये सही है? आप सोचें, हाँ बिल्कुल, 2000 में तदर्थ समिति थी, 2000 में बनी थी, बाद में 2015 में जो है यह अस्थायी समिति बनी है, तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। केवल कोई लोकसभा का सदस्य ही किसी लोकसभा के सदस्य के अनैतिक आचरण से संबंधित शिकायत कर सकता है, तो बिल्कुल गलत है, केवल नहीं, कोई व्यक्ति संस्था भी कर सकता है। यह समिति किसी ऐसे मामलों पर विचार नहीं कर सकती जो न्याय के अधीन हो। ये भी कॉमन सेंस से आप सही कर सकते हैं कि प्रायः कोई भी ऐसा मामला जो न्यायालय में हो वो संसद में डिस्कस नहीं किया जाता है, ये आप ध्यान रखें। क्यों? क्योंकि अब मान लेते हैं कोई ऐसे भी मामला जो संसद में अगर उस पर बात विचार चल रही हो, चर्चा पर चर्चा चल रही है, तो वो भी न्यायालय में डिस्कस नहीं होता, या न्याय के क्षेत्र अधिकार के बाहर है वो। तो ये भी कॉमन सेंस से सही हो जाता है कि ऐसी समिति किसी ऐसे मामले पर विचार नहीं कर सकती जो न्याय के अधीन हो। समिति क्या, कोई भी ऐसा मामला जो न्याय के अधीन हो, संसद में प्रायः उस पर चर्चा नहीं की जाती है, ठीक। तो अगर 3 भी गलत करते तो भले 3 सही करते तो इससे केवल एक ऑप्शन होता, लेकिन अगर 2 सही करते, 2 गलत करते तो डायरेक्ट 1 और 3। ये क्वेश्चन इन्फॉर्मेशन नहीं भी है, फिर भी इजी क्वेश्चन था ये। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, 81 नंबर। नारी शक्ति वंदन अधिनियम के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 2023 में संशोधन हुआ, एक बिल आया, वुमेन रिजर्वेशन एक्ट अधिनियम, उसी पे क्वेश्चन पूछ लिया 2024 में। तो ये तो करंट से क्वेश्चन है और लाजमी है क्वेश्चन पूछना। तो नारी शक्ति वंदन अधिनियम अब कह रहा है कि ये उपबंध 18वीं लोकसभा से प्रभावी होंगे। नारी शक्ति वंदन अधिनियम आया, क्या कह रहा है, क्या ये 18वीं लोकसभा से प्रभावी होंगे? अधिनियम बनने के बाद यह 15 वर्षों के लिए प्रवर्तन में रहेगा। जब अधिनियम बन जाएगा तो वह 15 वर्षों के लिए जो है लागू रहेगा, 15 वर्षों तक ही लागू रहेगा। ये स्टार्टिंग में ये प्रावधान किया गया। क्या इसमें अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षित कोटे के भीतर अनुसूचित जातियों की महिलाओं के लिए स्थानों के आरक्षण उपबंध है? तो क्या ऐसा ही है? तो ये तो आप पॉलिटी में भी नॉर्मल पढ़ते हो कि अनुसूचित जाति को जो आरक्षण मिलती है, एससी को, उसके अंदर भी वुमेंस को 1/3 आरक्षण तो मिलती है वुमेंस को, उसके अंदर भी अब अलग से नहीं मिलती। जैसे मान लेते हैं 100% आरक्षण है, 100% है, अब मान लेते हैं इसको मिला कितने, 30 मिला एससी को, ठीक। एक सेकेंड, ये लेते हैं, यहाँ आते हैं, ये रहा, हाँ। तो मान लेते हैं कि ये 100% आरक्षण है, अब इसमें 30% मिला एसटी को, तो कह रहा है एससी को मिला 30%, तो इसी के भीतर से महिलाओं के लिए 1/3 आरक्षित होगा। अब इसमें से 1/3 नहीं मिलेगा कि 1/3 तो पूरे महिला को मिल गया, फिर अलग से भी मिल रहा है। तो क्या ये सही है? तो देखते हैं बाकी नारी शक्ति वंदन अधिनियम के बारे में क्या सही है और क्या गलत है। तो हम इसके बारे में जानने से पहले एक बातें करते हैं। ये देखो, जैसे अगर आपने बाई चांस भी अगर नारी शक्ति वंदन अधिनियम, ऑब्वियसली एक यूपीएससी एस्पिरेंट हो तो पढ़े ही होते, 2023 में आया था, तो 2024 में जब आप एग्जाम दे रहे हो तो पढ़े ही होंगे। तो कह रहा है कि 18वीं लोकसभा, ये सीधी बात है कि उस टाइम पे 17वीं लोकसभा थी,
तो ये 17वीं लोकसभा से प्रभावी होंगे, ये उपबंध कह रहा था 18वीं लोकसभा से प्रभावी होंगे। तो 18वीं लोकसभा से प्रभावी होने की बात ही नहीं थी, ये बात था कि जब अगली परिसीमन की जनगणना होगी तब से ये प्रभावी होंगे। तो आप सीधा ऑप्शन 1 एलिमिनेट करो, ऑप्शन, आप अपने आंसर तक डायरेक्ट पहुंच जाओगे। अब आपको लगेगा कि हाँ एग्जामिनेशन हॉल में तो अलग बात होती है और यहाँ तो अलग बात है, बिल्कुल सही बात है, पर फिर भी अगर इस तरीके से ही आप अप्लाई करके क्वेश्चन सही करेंगे ना, और हम सीख भी रहे हैं इसीलिए, तो 18वीं लोकसभा से प्रभावी होंगे। नहीं, कह रहा है 2029 और अगली परिसीमन जनगणना से वो होगा, परिसीमन जनगणना के बाद, तो एक इसीलिए कि 18वीं से वो नहीं होगा वो। बाकी देखते हैं नारी शक्ति वंदन अधिनियम है क्या, इसके बारे में हमें जान लेते हैं थोड़ी। नारी शक्ति वंदन अधिनियम 2023, ठीक, 2023 में आया था। कह रहा है यह अधिनियम है क्या, तो लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 33% आरक्षण सुनिश्चित करता है। कितना, तो केवल लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में, ध्यान रखें, ना ही राज्यसभा और ना ही विधान परिषद, इसमें नहीं है, ये बात एकदम ध्यान रखें। लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 33% आरक्षण सुनिश्चित करता है ताकि राजनीतिक प्रतिनिधित्व में लैंगिक समानता बढ़ाई जा सके। आधिकारिक नाम क्या है, तो संविधान 106 संशोधन अधिनियम 2023, और अभी तक यही संशोधन हुआ है, लेटेस्ट संशोधन यही ही है, 106 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2023, ये ध्यान रखिए, 106 संविधान संशोधन 2023, 106 CAA 2023, और लेटेस्ट अभी तक यही है, सबसे लास्ट वाला। लोकप्रिय नाम क्या है, नारी शक्ति वंदन अधिनियम है, ठीक। अब इसकी बात करते हैं। अगर प्रोविजंस की बात करें तो महिलाओं के लिए 33% आरक्षण लागू होगा लोकसभा, राज्य विधानसभा एवं दिल्ली विधानसभा में, लोकसभा, राज्य विधानसभा एवं दिल्ली विधानसभा में। SC ST महिलाओं के लिए भी आरक्षण है आरक्षित सीटों के भीतर, जैसे मैंने बताया ना कि वो मान लेते हैं कि वो 100 थे, 100 में से अगर 30 मिले SC को या ST को, तो उसमें से भी 1/3 जो है वो महिलाओं के लिए आरक्षित होंगे इसी का, यानी कितने, तो 10। तो आरक्षित सीटों के भीतर भी SC ST महिलाओं के लिए उप आरक्षण प्रदान किया जाएगा। कब, तो SC ST को जो मिला है उसी में। हर चुनाव में आरक्षित सीटें बदलेंगी ताकि सभी क्षेत्रों को अवसर मिले, यानी रोटेशन की व्यवस्था है। अवधि क्या है, तो 15 वर्षों के लिए लागू होगा, संसद द्वारा इसे बढ़ाया जा सकता है, यानी ये स्टार्ट में, प्रारंभ में या 15 वर्षों के लिए ही लागू होगा। बाकी फिर आगे देखते हैं क्या है। लागू होने की शर्त क्या है, तो सबसे महत्वपूर्ण बिंदु यही है कि अधिनियम तुरंत लागू नहीं होगा, तुरंत लागू नहीं होगा, अगली जनगणना, उसके बाद परिसीमन डेलिमिनेशन होगा, उसके बाद पहला आम चुनाव होगा, इसीलिए पहला आरक्षण संभवतः 2029 के बाद लागू होगा। जो वो कह रहा था कि 18वीं लोकसभा, तो अभी तो चल ही रही है 18वीं लोकसभा, तो कहाँ से हो पाएगी ये, 2029 के बाद वो लागू होगा, यानी हो सकता है 19वीं लोकसभा में। संवैधानिक संशोधन का आधार क्या है, तो संशोधित अनुच्छेद की बात करें तो आर्टिकल 82, इसमें परिसीमन की चर्चा है, आर्टिकल 70, आर्टिकल 330A नया जोड़ा गया इसी में, आर्टिकल 332 से 334A। अब देखते हैं 330A क्या है, तो अनुच्छेद 330A लोकसभा में महिलाओं का आरक्षण क्या कहता है कि लोकसभा में कुल सीटों का 33% महिलाओं के लिए होना चाहिए। 330A ऐड किया गया, इसके ये ध्यान रखें, 330A ऐड किया गया, इसीलिए जो प्रोविजन वही नारी शक्ति वंदन अधिनियम है, इसमें तो होगा ही। अब प्रमुख बिंदु की बात करें तो यहाँ आरक्षण सामान्य सीटों प्लस SC ST सीटों सभी पर लागू होता है, यानी सभी में महिलाओं को 33% आरक्षण दिया जाएगा। SC ST सीटों के भीतर भी महिलाओं के लिए उप आरक्षण प्रदान किया गया है। फिर उसके बाद देखें तो अनुच्छेद 332A, हमने देखा 330A ऊपर जो ऐड किया गया था, ध्यान रखें उसका। 332A राज्य विधानसभाओं में महिलाओं का आरक्षण, यानी 330A लोकसभा, और यह है राज्य विधानसभाओं में, ठीक, ये देखिए लोकसभा में, और ये आता है राज्य विधानसभाओं में। क्या कहता है, राज्य विधानसभाओं में भी 33% सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित होंगी, वही प्रोविजन है, बस 330A में ध्यान रखें लोकसभा, और 332A में राज्यसभा के लिए ध्यान रखें बस, ठीक है। बाकी अनुच्छेद 334A की बात करें तो आरक्षण की अवधि क्या है, 334A में आरक्षण की अवधि कहता है महिलाओं को दिया गया यह आरक्षण 15 वर्षों तक लागू होगा, संसद इसे आगे बढ़ा सकती है। तो 330A में क्या था, लोकसभा, 330B में विधानसभा, और 334A में आरक्षण की अवधि करता है, पीरियड कितना है, तो उसकी 15 वर्षों के लिए लागू होगा। अनुच्छेद 82 क्या कहता है, तो वो परिसीमन से संबंध में इसमें संशोधन किया गया, क्या बदला गया, तो अनुच्छेद 82 को संशोधित करके यह जोड़ा गया कि अगली जनगणना के बाद परिसीमन होगा और उसी के आधार पर महिला आरक्षण लागू किया जाएगा।
अगली जनगणना के बाद परिसीमन होगा, उसके बाद यानी 2029 से। सरल अर्थ, पहले जनगणना होगी, फिर सीटें तय होंगी, फिर आरक्षण लागू होगा। परिसीमन कैसे गठित होते, क्या हमने इसी में पीछे डिस्कस कर लिया है, तो वो आप समझ गए होंगे। अगर आर्टिकल 170 की बात करें तो विधानसभा की संरचना की बात करता है कि राज्य विधानसभा की सीटों के पुनर्निर्धारण में महिलाओं के आरक्षण को शामिल किया जाएगा 170 में, और वही 332A में भी है, राज्य विधानसभा में महिलाओं के लिए आरक्षण। ठीक है, तो अब आते हैं क्वेश्चन पे। हमारा क्वेश्चन क्या था? क्वेश्चन यही था कि नारी शक्ति वंदन अधिनियम, क्या यह 18वीं लोकसभा से प्रभावी होंगे? बिल्कुल नहीं होंगे। तो पहला क्वेश्चन गलत, तो वही गलत, पहला ऑप्शन गलत। आ जाओ सीधे 2-3 पे। दूसरा ऑप्शन है अधिनियम बनने के बाद यह 15 वर्षों के लिए प्रवर्तन में रहेगा। बिल्कुल, स्टार्टिंग में 15 वर्षों का प्रावधान करता है। इसमें अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षित कोटे के भीतर अनुसूचित जातियों की महिलाओं के लिए स्थानों के आरक्षण में उपबंध है, तो बिल्कुल सही है। तो अगर इस तरीके की एक बात करते हैं, ट्रिक की बात करते हैं कि अगर आप जब भी इस तरीके की क्वेश्चन अगर डील करो, एक सेकेंड, तो उसमें क्या करो कि जैसे मान लेते हैं नारी शक्ति वंदन अधिनियम दे दिया, अब आपको क्वेश्चन का आइडिया नहीं लग रहा है, तो पहले आप वैसे ऑप्शन की ढूंढने की कोशिश करो जो तीनों में हो। जैसे मान लेते हैं 3 3 3, 1 1 1, 2 2 2, अब सब 3 3 है। अब आप इसमें से कोई एक ऐसे, अगर मान लेते हैं ये इन्फॉर्मेशन नहीं पता हो तो तुरंत इस पे जाए, कोई एक ऐसे इन्फॉर्मेशन ढूंढने की कोशिश करो कि मान लेते हैं अगर ये हमें पता रहता है कि 2 गलत हो गया, तो ये देखो 2 2 2, ये गलत ये गलत, ये आंसर हो जाता। पर मान लेते फिर अगर हमें मान लेते कि 3 गलत रहता, तो 3 3 3, ये गलत। इस तरीके के ऑप्शन में अगर आप थोड़ी सी भी एक अपने नॉलेज की इन्फॉर्मेशन करोगे, आराम से सीधे आंसर तक पहुंच जाओगे, क्योंकि ये 3 में है। अगर एक गलती हो गया तो 3 ऑप्शन सीधे एलिमिनेशन हो जाएंगे, चौथा हमारा सही हो जाएगा। तो हमने किया कैसे किया, ये 18वीं लोकसभा से प्रभावी नहीं होंगे। तो जैसे ही एक गलत हुआ, आप देख लो सीधा 2 3 पर पहुँच गए। ठीक, और आप इतना ध्यान रखो, जैसे 2 2 2 3, तो मिनिमम इसमें कोई 2 ऑप्शन तो सही है, क्योंकि हमारे ऑप्शन में ही 2 दिया हुआ है कि ये 3 दे दिया, एक 2 दे दिया, यानी ये भी 2 है। 2 कहने का मतलब 2 ऑप्शन, ये 2 ऑप्शन, इसमें भी 2 ऑप्शन, इसमें भी 2 ऑप्शन, इसमें भी 3 ऑप्शन। तो खुद मेरा क्वेश्चन ही कह रहा है कि इसमें से कोई 2 तो सही है, एक ही गलत है। क्यों? क्योंकि इसमें सभी में 2 ऑप्शन है। तो इस तरीके से आप सोचें कि अगर 2 सही है तो इसमें से कोई एक मैं गलत करूँगा तो आराम से डायरेक्ट मैं आंसर पे पहुंच जाऊंगा कि इसकी आंसर क्या होगी। तो ये ध्यान रखें एकदम इस तरीके का, जब भी अगर क्वेश्चन आए तो आप ऑप्शन पे देखिए कि कितने आंसर वो ऑप्शन सही पूछ रहा है, कि इसमें क्या 2 कितने सही है। अब जैसे मिनिमम इसमें 2 है, तो ऑब्वियसली बात है 2 तो सही होगा ही। अब जैसे देखते हैं, मान लेते पहले वाला हमने क्या क्वेश्चन डिस्कस किया, ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 80, तो इसमें भी 2, देखो 2 ऑप्शन है, 3 ऑप्शन है, तो कह रहा है कि इसमें से 2 ऑप्शन तो मिनिमम सही होगा ही। इन 3 में से 2 ऑप्शन सही है, एक क्वेश्चन आप कोई गलत है, एक ऑप्शन जो आप उसको एलिमिनेट करो और डायरेक्ट आंसर तक पहुंच जाओ, ऐसे होती है। तो अब हम आते हैं 82 नंबर क्वेश्चन पे। 82 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, अभ्यास मित्र शक्ति, ठीक, के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है। अभ्यास मित्र शक्ति क्या है, तो यह भारत और बांग्लादेश के मध्य संयुक्त सैन्य अभ्यास था, तो क्या है सही है। इसका प्रारंभ जो है औंध पुणे में हुआ। आतंकवाद विरोधी अभियानों के दौरान संयुक्त प्रतिक्रिया इस अभियान का एक लक्ष्य था, यानी आतंकवाद विरोधी अभियानों के दौरान जो है संयुक्त प्रतिक्रिया इस अभियान का एक लक्ष्य था। भारतीय वायुसेना इस अभ्यास का एक हिस्सा था। तो अगर कोई भी अभ्यास होता है तो अभ्यास क्या होता है, मान लेते हैं कि कोई 2 देश, कंट्री 1 है और कंट्री 2 है, ये दोनों अपने में अभ्यास कर रहे हैं, ठीक, कंट्री 1 एंड कंट्री 2। तो ये अभ्यास कर रहे हैं कि मान लेते हैं ये एक ऐसा अभ्यास कर रहे होंगे जो कोई आपदा आएगा तो दोनों एक दूसरे को मिल करके काम करे। उस समय कोई भी अगर कोई रूल यूज करे, कोई ट्रिक यूज करे तो अनजान ना लगे। अब जैसे मान लेते हैं कोई आतंकवाद से लड़ना हो, तो ये किसी और आपदा से लड़ना हो, कहीं से भी कुछ भी काम करना हो, तो दोनों सेना बाद में एक साथ मिल करके, दोनों कंट्री की सेना और एक साथ कार्य कर सके, अब बचाव दल के रूप में जा सके, आतंकवाद से लड़ सके। तो इसीलिए अभ्यास किया जाता है, ठीक। तो अभ्यास करने का हमारा मतलब यही रहता है। बहुत सारे जैसे देखते हैं, कभी यूएस का भारत से, कभी भारत रूस का, कभी भारत बांग्लादेश, भारत चीन, ये सब, सॉरी चीन तो नहीं, अभी नहीं होता है, तो सैन्य अभ्यास कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि दोनों एक, जब कोई भी समय आए, कोई भी सिचुएशन आए, तो 2 देशों की सेनाएं मिल करके उस समय तत्काल वो कार्रवाई कर सके, उस समय उनको एक दूसरे अनजान न लगे। तो अभ्यास मित्र शक्ति क्या है, तो अभ्यास मित्र शक्ति जो है
ये हम बहुत सुने हुए रहते हैं, और जब अगर हम यूपीएससी की प्रिपरेशन करते हैं तो इतना अभ्यास तो हमें पता ही रहता है कि कौन किसके साथ हुआ करंट में, और ये 2023 में हुआ तो 2024 की पेपर देने जा रहे हैं तो ऑब्वियसली करंट तो पढ़ेंगे ही। तो यह बांग्लादेश ना होकर के यह श्रीलंका है, ठीक। यह ऑपरेशन मित्र शक्ति जो है, भले अभ्यास मित्र शक्ति, हमेशा ध्यान रखें किसके साथ होता है, श्रीलंका के साथ होता है। इसका प्रारंभ औंध पुणे में हुआ। अब आप एक बात बताएं, आप इस तरीके सोचे कि मान लेते हैं कि ये आपको श्रीलंका मालूम चल गया, इससे भी ऑप्शन एलिमिनेट हो ही जाएगा कि ऑप्शन एक गलत है तो डायरेक्ट 2, 3 और 4 सही हो गए। फिर भी आपको लग रहा है कि नहीं यार, अब इसमें भी देखो क्या कह रहा है वो, किसमें कह रहा है कि केवल 3, मतलब 3 ऑप्शन तो मिनिमम सही होंगे ही। क्यों? क्योंकि इसमें भी 3 ऑप्शन है, 3 ऑप्शन है, 3 ऑप्शन है, यहाँ भी 3 ऑप्शन है। मतलब आपके 4 ऑप्शन दिया हुआ है, इस 4 में से कोई एक ही ऑप्शन गलत होगा, बाकी 3 ऑप्शन जो है वो सही होंगे। तो अब ये कॉमन सेंस लगाओ कि कौन गलत। अब तो जैसे ही मान लेते अगर आपको ये पता चलता है कि बांग्लादेश के साथ नहीं श्रीलंका के साथ होता है, एक गलत, बाकी आपको सोचने की ज़रूरत नहीं है, सीधे जाओ आंसर पर, बस टिक करो। अगर आपको पता है एग्जैक्ट तब कि हाँ ये बांग्लादेश के साथ नहीं श्रीलंका के साथ होता है, और करंट पढ़ो और ऑपरेशन मित्र शक्ति के बारे में ना पता हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि ऑपरेशन मित्र शक्ति ऑब्वियसली बात है श्रीलंका के साथ ही होगा। फिर भी इसी एक अलग ट्रिक की बात करते हैं। मान लेते इसका प्रारंभ औंध या पुणे में हुआ। अब आप एग्जामिनर हो, ठीक, आप क्वेश्चन सेट कर रहे हो, तो आपको ये नाम कहाँ से ध्यान में आया? औंध पुणे, इतनी डिटेल नाम, इतनी यूनिक नाम कहाँ से ध्यान में आया? आप खुद सोचो, क्या वो कहीं से जाकर के खुद औंध में गया हुआ था कि जाकर के भाई मन किया तो मैं औंध डाल दे रहा हूँ? इतनी बारीक नाम, इतनी यूनिक नेम, इतनी जो नहीं सुना हुआ अनजाना नेम औंध क्यों डाला है वो एग्जामिनर? आप एग्जामिनेशन, आप क्वेश्चन सेट करते हो, सोचो कि आप अगर डालोगे तो क्यों डालोगे? इसीलिए क्योंकि ये यहाँ हुआ होगा तभी डालोगे। अनजान इतना यूनिक नेम कैसे हो सकता है? मतलब वहाँ कुछ ना कुछ तो हुआ ही है। तो आप ये ट्रिक ऐसे यहाँ पे यूज कर सकते हो। तीसरा है, आतंकवाद विरोधी अभियानों के दौरान संयुक्त प्रतिक्रिया इस अभियान का एक लक्ष्य था। तो मान लेते अगर आपको ये गलत हो गया, ये नहीं भी पता है तो भी तो सही हो गए। पर हम ये ट्रिक इसलिए बात करें कि जब अदर क्वेश्चन में आए तो आप इस तरीके से देखें। भारतीय वायुसेना इस अभ्यास का एक हिस्सा थी, तो बिल्कुल सही बात है। तो हमारा ऑप्शन है एक गलत, तो 2, 3 और 4 सही हो गए, सॉरी। तो इस तरीके से आप एलिमिनेशन कर सकते हैं कि ध्यान रखें, अगर मान लेते ऑप्शन 3 है, इसमें 3, 3 है तो मिनिमम 3 ऑप्शन तो सही होंगे। बाकी चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 83 नंबर क्वेश्चन, प्रतिषेध रीट उच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट द्वारा किसे और किस प्रयोजन से जारी किया गया एक आदेश है। तो ध्यान रखें, ये जो प्रतिषेध रीट है, रीट से रिलेटेड 2022 में भी क्वेश्चन पूछ लिया है, ठीक। तो वो आप ध्यान रखेंगे, रीट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो प्रतिषेध रीट यानी, तो रीट ध्यान रखें, रीट कितने प्रकार के होते हैं? 5 प्रकार के होते हैं। पहला है बंदी प्रत्यक्षीकरण यानी हैबियस कॉर्पस, दूसरा है मैंडेमस यानी हैबियस कॉर्पस मैंडेमस, इसको परमादेश बोलते हैं। तीसरा आ जाएगा वही प्रतिषेध रीट जिसको प्रोहिबिशन बोलते हैं। चौथा उत्प्रेषण आ जाएगा जिसको सर्टियोरेरी, और 5वां जो आ जाएगा अधिकार परीक्षा जिसको को वारंटो बोलते हैं, ठीक। तो इसके बारे में देखेंगे। तो ये हमारा कौन सा है? प्रतिषेध रीट है यानी प्रोहिबिशन है, प्रतिषेध प्रोहिबिशन। आप यानी प्रतिषेध का मतलब ही समझो तो प्रोहिबिशन, वर्जित, मना ही करता है। तो उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय द्वारा किसी और किस प्रयोजन में जारी किया जाता है? तो किसी सरकारी अधिकारी को उसके किसी विशिष्ट कार्रवाई करने से प्रतिषेध करने के लिए। तो अगर आप जब भी थोड़ी भी पढ़े रहते हो तो सरकारी अधिकारी के लिए केवल इसमें से यही जारी किया जा सकता है, मैंडेमस, जो 2 नंबर का है परमादेश जो है मैंडेमस, उसे जारी किया जाता है सरकारी आदेश के लिए, ठीक, सरकारी अधिकारी के लिए। संसद या विधानसभा को मद्य निषेध पर कोई विधि पारित करने के लिए, तो कोई विधि पारित करने के लिए मद्य निषेध पर वो सुप्रीम कोर्ट कैसे रीट जारी करेगा? आप ही समझो, रीट क्यों जारी किया जाता है? जब मूल अधिकारों का हनन हो उससे संबंधित रीट जारी किया जाता है। तो ये क्या इससे संबंधित है? तो ये तो आप सीधे काट देते कि चलो भाई ये तो नहीं होगा। आप ध्यान रखें, जब भी अगर आप रीट पढ़े हो सुप्रीम कोर्ट या वो हाई कोर्ट में, आर्टिकल 32 या आर्टिकल 224 ये सुप्रीम कोर्ट का और ये हाई कोर्ट का है। तो ये क्यों? ये प्रायः मौलिक अधिकारों के लिए रीट जारी किया जाता है। तो संसद या विधानसभा को मद्य निषेध पर कोई विधि पारित, ये तो कोई सेंस ही नहीं बनता इसका। निचली अदालत को किसी मामले में कार्यवाही जारी रखने से प्रतिषेध करने के लिए। अब देखते हैं, इस ऑप्शन को रहने देते हैं, मान लेते हैं आपको याद नहीं है, फिर आगे पढ़ते हैं। सरकार को उसे किसी असंवैधानिक नीति के अब देखो, कोई भी रीट सरकार को थोड़ी ना जारी किया जाएगा,
कह रहा है कि सरकार को उसे किसी असंवैधानिक नीति का अनुपालन करने से प्रतिषेध करने के लिए भी नहीं होगा। अब किसी सरकारी अधिकारी को किसी विशिष्ट कार्रवाई से प्रतिषेध करने के लिए आपको इस दोनों में कन्फ्यूजन होना चाहिए कि हाँ, एक्चुअल कन्फ्यूजन ये दोनों में है कि 50-50 पे आ गए, क्योंकि मुझे प्रोविज़न याद नहीं है। पर जब अगर याद रहता तो जैसे ही सरकारी अधिकारी कट करे तो ये निचली अदालत को किसी मामले में कार्यवाही जारी रखने के लिए, तो ध्यान रखें इसका कीवर्ड है सरकारी अधिकारी और इसका की है निचली अदालत, बाकी इन दोनों का कोई चांस नहीं है। तो सरकारी अधिकारी ये सही है एकदम कि सरकारी अधिकारी उसके किसी विशिष्ट कार्रवाई से प्रतिषेध करने के लिए, तो सरकारी अधिकारी को जो है किसी विशिष्ट कार्रवाई से प्रतिषेध नहीं करता है, उसको आदेश देता है कि आप ये काम करो। जैसे मैंडेमस परमादेश में क्या होता है, उसे किसी विशिष्ट कार्रवाई से प्रतिषेध करने के लिए नहीं, बल्कि आपको आदेश देते हैं कि आप अपना कर्तव्य का पालन करें या ये काम करें। जबकि प्रतिषेध कुछ रोकने की बात करता है तो वो आता है निचली अदालत में, कि किसी मामले में कार्यवाही जारी रखने से प्रतिषेध करने के लिए। ठीक, तो देखते हैं अब इसके एनालिसिस करते हैं, मामला क्या है। रीट आखिर होती क्या है, तो रीट की बात करें तो रीट यानी न्यायिक आदेश, जो न्यायालय द्वारा दिया गया आदेश है वही रीट होती है। उच्च न्यायालय, हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट, यानी जिसे उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय द्वारा जारी वह आदेश है, सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट, जिसके माध्यम से नागरिक अपने मौलिक अधिकारों की रक्षा कर सकता है। तो रीट जारी ही किया जा सकता है मौलिक अधिकारों के लिए। ठीक, रीट का उद्देश्य क्या है, सरकार या किसी प्राधिकार के गलत कार्य को रोकना या सही करवाना। ठीक, अगर कॉन्स्टिट्यूशनल बेसिस की बात करें, संवैधानिक आधार क्या है, तो अनुच्छेद 32, अनुच्छेद 224, सर्वोच्च न्यायालय द्वारा रीट जारी करना और उच्च न्यायालय द्वारा रीट जारी करना। और डॉक्टर अम्बेडकर अनुच्छेद 32 को क्या कहते हैं, संविधान की आत्मा कहते हैं, सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ये तो अम्बेडकर जी का लाइन है ही, लक्ष्मीकांत में सीधे सीधे दिया हुआ है। आर्टिकल 32 संवैधानिक उपचारों का अधिकार करता है। ये आर्टिकल 32 रीट जारी करता है, पर यह खुद पे भी एक मौलिक अधिकार है। ठीक, तो संवैधानिक उपचारों का अधिकार है। डॉक्टर अम्बेडकर संविधान की आत्मा कहते हैं। बेसिक स्ट्रक्चर में कोई भी अमेंडमेंट नहीं होगा, यानी क्या है, आर्टिकल 32 क्या है, एक बेसिक स्ट्रक्चर है, इसमें संसद संशोधन नहीं कर सकती है। ध्यान रखिए, संसद आर्टिकल 32 में संशोधन नहीं कर सकती है। 4 प्रावधान इसमें शामिल है। पहला क्या, सुप्रीम कोर्ट जाने का राइट्स, सुप्रीम कोर्ट को रीट जारी करने की शक्ति, संसद जो है अदर कोर्ट को भी ये अधिकार दे सकता है रीट जारी करने की शक्ति, यानी रीट जारी करने की शक्ति जो है अदर न्यायालय को भी, मान लीजिए जैसे कोई अधीनस्थ न्यायालय हो गया, कोई और न्यायालय हो गया, अगर उसको रीट जारी करने का अधिकार नहीं है, लेकिन अगर संसद चाहे तो उसे दे सकता है। रीट जारी करने का भी अधिकार केवल 2 ही है, आर्टिकल 32 सर्वोच्च न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट, आर्टिकल 226 हाई कोर्ट यानी उच्च न्यायालय। लेकिन संसद यदि चाहे तो अन्य कोर्ट को भी अधिकार दे सकता है रीट आदेश निर्देश जारी करने का। ठीक, हाई कोर्ट शामिल नहीं, क्योंकि यह पहले से ही निर्धारित है, ऑब्वियसली बात है, हाई कोर्ट को पहले से ही दिया गया है। ये सुप्रीम कोर्ट जाने का अधिकार निलंबित नहीं हो सकता है। ठीक, सुप्रीम कोर्ट जाने का अधिकार निलंबित नहीं किया जा सकता है। तो देखिए, राष्ट्रपति जो है, मान लेते हैं राष्ट्रीय आपातकाल लागू करते हैं, तो उस दौरान जो है यदि राष्ट्रपति चाहे तो इसे स्थगित कर सकते हैं। ठीक, स्थगित मतलब जब तक राष्ट्रीय आपातकाल लागू है, क्योंकि आपातकाल में आर्टिकल 20 और 21 को छोड़ करके जब 352 लागू है तो सभी 19 तो स्वयं निलंब हो जाता है, लेकिन बाकी जो है वो राष्ट्रपति के आदेश से निलंबित किया जा सकता है। 20 और 21 को छोड़ करके 20 और 21 किसी भी कीमत पे, चाहे कुछ भी हो जाए, कोई भी आपातकाल लागू हो जाए, ख़त्म नहीं होगा, ये हमेशा ध्यान रखें। 20 और 21 कतई ख़त्म नहीं हो सकता है। यदि एफआर का उल्लंघन करते तो आप सीधे सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट जा सकते हैं। ध्यान रखें, तो सुप्रीम कोर्ट बाद के अपने जजमेंट में कहता है कि पहले आप हाई कोर्ट जाइए, फिर उसके बाद सुप्रीम कोर्ट आइए, पर यह कतई मनाही नहीं करता कि आप डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट नहीं आ सकते, कि सुप्रीम कोर्ट आओगे तो हम आपकी खारिज कर देंगे, आपकी वो जांच पड़ताल नहीं करेंगे। नहीं, वो कहता है पहले आप हाई कोर्ट जाइए प्रोविजन के तौर पे, फिर उसके बाद सुप्रीम कोर्ट आइए, अगर हाई कोर्ट से सॉल्व नहीं होता है तो। लेकिन आप डायरेक्ट सीधे सुप्रीम कोर्ट भी जा सकते हैं, इसकी मनाही नहीं है, ये बात ध्यान रखें। इसे न्याय का झरना कहा जा सकता है। रीट का मतलब होता है आदेश जारी करना, यानी न्यायालय का आदेश होता है। ठीक, इसके टाइप्स की बात करें तो 5 होते हैं। बंदी प्रत्यक्षीकरण यानी हैबियस कॉर्पस, परमादेश मैंडेमस दूसरा हो गया, तीसरा प्रतिषेध यानी प्रोहिबिशन, चौथा उत्प्रेषण यानी सर्ट्योरेरी, 5वां अधिकार परीक्षा यानी को वारंटो हो गया। अब देखते हैं, अब बंदी प्रत्यक्षीकरण का मतलब क्या है कि शरीर को प्रस्तुत करना, यानी मान लेते हैं आपने किसी को बंदी बनाया तो उसको
आप न्यायालय के सामने में पेश करो। इसीलिए कह रहे हैं कि शरीर को पेश करना, यानी बंदी को जो है कोर्ट के समक्ष पेश करना, ताकि अब वो जान सके कि हिरासत यानी मनमानी या अवैध हिरासत के विरुद्ध, यानी कोई ऐसे ही तो हिरासत में नहीं ले लिया, कोई और रीज़न है भी नहीं और जेल में बंद कर दिया, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो मनमानी या अवैध हिरासत के विरुद्ध व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार को प्रोत्साहित करता है। तो कौन? व्यक्तिगत स्वतंत्रता। ठीक, ध्यान रखें कौन सा? तो आर्टिकल जो है बंदी प्रत्यक्षीकरण वो व्यक्तिगत स्वतंत्रता, यानी कहता है कि बंदी को कोर्ट के सामने पेश करो। निवारक नज़रबंदी के विरुद्ध भी ये उपलब्ध है बंदी प्रत्यक्षीकरण। ये ध्यान रखें, निवारक नज़रबंदी क्या होता है? आर्टिकल 22 में दिया हुआ है प्रिवेंटिव डिटेंशन, यानी मान लेते हैं आप एक व्यक्ति हो और आप सरकार को ये लगता है कि आप भविष्य में कोई कांड कर सकते हो, कुछ ऐसे गलत काम कर सकते हो, तो उसके बेस पे जिससे जो है सार्वजनिक खतरा हो, तो उसके बेस पे आपको गिरफ्तार कर सकती है। जैसे मान लें आप कोई व्यक्ति और आपको लगता है कि बाद में सरकार को लगता है कि आप कोई कांड कर सकते हो कुछ देर बाद, आसन्न खतरा कि भाई कुछ भविष्य में कर लोगे, मान लेते आप कहीं बम फोड़ दिए तो उससे कहीं कुछ लोग मर गए, तो उसके बेस पे आपको पहले गिरफ्तार कर लेगा, क्योंकि भविष्य में आप संकट उत्पन्न ना करो। किसके लिए जारी नहीं किया जा सकता है ये रीट? ये रीट किसके खिलाफ जारी नहीं किया जा सकता, ध्यान रखें। तो हिरासत विधि सम्मत हो, यानी मान लेते कोई किसी व्यक्ति को हिरासत में लिया गया तो वो कानून के अकॉर्डिंग हो, लॉ के अकॉर्डिंग हो, कि उसने कुछ अपराध किया, कुछ गलत काम किए, तभी हिरासत में लिए हैं। ये आप ध्यान रखें। निवारक नज़रबंदी ना, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसे ध्यान रखें। सॉरी, एक इसमें पॉइंट हम मिस कर गए कि निजी या सार्वजनिक प्राधिकरण दोनों के खिलाफ जारी किया जा सकता है, निजी और सार्वजनिक दोनों, यानी सभी के खिलाफ। ऑल ध्यान रखें, पहला बंदी प्रत्यक्षीकरण। ठीक, जारी किसके लिए नहीं किया जा सकता? तो हिरासत विधि सम्मत होना चाहिए, अकॉर्डिंग टू लॉ होना चाहिए। विधानमंडल या कोर्ट की अवमानना के लिए कार्यवाही हो, मान लेते कोई विधानमंडल या कोर्ट की अवमानना, तो उसकी कार्यवाही के लिए उसके खिलाफ जारी नहीं किया जा सकता, कार्यवाही उचित होनी चाहिए, उसके लिए न्यायालय खुद अवमानना के दंड देता है। वो हिरासत जो है कोर्ट के आदेश द्वारा हुआ, मान लेते हैं कोई कोर्ट, हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट आदेश दे दिया कि कुछ जजमेंट पास कर दिया कि भाई ये दोषी है और इसको सज़ा हो गई, तो अगर उसको जेल हो गया तो उसके लिए भी बंदी प्रत्यक्षीकरण जारी नहीं किया जाएगा, यानी उसको ये अधिकार नहीं मिलेगा कि उसे कोर्ट के समक्ष पेश करके फिर उस पर डिस्कस किया जाए, नहीं। अगर हिरासत हुआ है कोर्ट के क्षेत्राधिकार से बाहर, कुछ ऐसे लोगों का हिरासत हुआ है जो कोर्ट के अधिकार क्षेत्र से बाहर हो, तो उसके लिए भी नहीं हो सकता है। ठीक, अब जैसे मान लेते कोर्ट के क्षेत्राधिकार से बाहर, मान लेते कोई वो मार्शल लॉ या किसी वो सेना वगैरह में किसी को गिरफ्तार किया गया, तो उसके खिलाफ भी जारी नहीं किया जा सकता है, क्योंकि वो कोर्ट के क्षेत्राधिकार से बाहर होता है, ध्यान रखें। वो इसकी एग्जांपल से समझे, तो इसकी एग्जांपल नहीं है, ये पूरे बंदी प्रत्यक्षीकरण की एग्जांपल है कि यदि पुलिस किसी व्यक्ति को बिना कारण पकड़ ले तो परिवार जो है, कौन? परिवार बंदी प्रत्यक्षीकरण रीट दायर कर सकता है। यानी मान लेते हैं आपको अगर कोई पुलिस बिना किसी रीज़न से पकड़ लिया, तो आपके फैमिली वाले कोर्ट जाएंगे और कहेंगे कि मैं बंदी प्रत्यक्षीकरण रीट की मांग करती हूँ, तो सुप्रीम कोर्ट बंदी प्रत्यक्षीकरण रीट के तहत उस व्यक्ति को, पुलिस को कहेगा कि उस व्यक्ति को कोर्ट के समक्ष पेश करो, उस पर डिस्कस किया जाएगा कि क्या वो दोषी है, नहीं है, यदि दोषी है तो सज़ा, नहीं है तो उसे रिलीफ। फिर आते हैं दूसरा है हमारा परमादेश की बात करते हैं, मैंडेमस। तो हम आदेश देते हैं, वी कमांड, यानी आदेश देते हैं, कमांड करते हैं आपको, किस पे? तो कार्रवाई किस पे होती है? तो सरकारी अधिकारी पे। तो ध्यान रखें, पहला था व्यक्ति को कि नॉर्मल व्यक्ति था, दूसरा परमादेश। पहले में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये ध्यान रखें, मैं बार बार कह रहा हूँ, निवारक नज़रबंदी के विरुद्ध भी बंदी प्रत्यक्षीकरण किया जा सकता है। कि मान लेते हैं आप किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किए निवारक नज़रबंदी के तहत, भविष्य में आसन खतरा के तहत, तो भी उसको वो अधिकार है कि वो बंदी प्रत्यक्षीकरण रीट के तहत सुप्रीम कोर्ट के तहत सुनवाई किया जा सकता है। हम आदेश देते हैं कार्रवाई करने का, किसको? सरकारी अधिकारी को। परमादेश में होगा, यानी मैंडेमस में होगा। तो सरकारी अधिकारी के लिए जारी किया जाता है। किसके लिए जारी नहीं किया जाता? तो निजी व्यक्ति, यानी क्या? अब जैसे ये समझिए कि कार्रवाई जैसे क्या, तो मान लेते सरकारी अधिकारी को एक कर्तव्य मिला था कि आप अपना ड्यूटी निभाओ, एक IAS के पद पे हो या किसी भी पद पे अपना कार्य करो, तो उसने कार्य नहीं किया, तो कोई व्यक्ति परमादेश के तहत सुप्रीम कोर्ट में जा सकता है कि परमादेश रीट की मांग कर सकता है कि एक सरकारी अधिकारी जो है उसका काम था कि उसको प्रोजेक्ट मिला हुआ था गांव में एक रोड डेवलप करना, पर उसने नहीं किया, तो इसके तहत वो चला गया, तो वो सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट उसको आदेश दे सकता है कि भाई अपना काम करो वरना सस्पेंड कर दिए जाओगे, ऑब्वियसली बात है। तो रीट काम कैसे करती है? तो ये आप ध्यान रखिए, जैसे आप एक व्यक्ति हो, पहले मामले में तो था कि पुलिस किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया तो उसका फैमिली वाला जो है वो सीधे कहाँ जाएगा? हाई कोर्ट या कोर्ट में चला जाएगा, सुप्रीम कोर्ट में था। दूसरा मामला क्या है
कि आप व्यक्ति हो और ये सरकारी अधिकारी है, गवर्नमेंट ऑफिसर, इसने कुछ अपना काम नहीं किया तो आप कहाँ जाओगे, हाई कोर्ट चले जाओगे और कहोगे कि इस पर कार्रवाई करो क्योंकि इसने काम नहीं किया। ठीक, तो यही था कि ये पर्सन सरकारी अधिकारी ये गया कोर्ट में का, ये ऊपर से दबाव दिया कि भाई अपना काम करो, क्या कर रहे हो, क्यों भ्रष्टाचार कर रहे हो, गलत काम क्यों कर रहे हो। तो जारी किसके विरुद्ध नहीं किया जा सकता, तो निजी व्यक्ति या निकाय के विरुद्ध। ध्यान रखिए, सरकारी अधिकारी के विरुद्ध, निजी व्यक्ति या निकाय के खिलाफ जारी नहीं किया जा सकता है। मतलब कोई व्यक्ति, अगर मान लेते हैं आप हो यू, अगर आप गए कोर्ट में गए और कहे कि भाई ये कोई निजी कंपनी या निजी व्यक्ति ये काम नहीं कर रहा है, उसके खिलाफ ये जारी करो, तो वो नहीं कर सकता है। ठीक, तो निजी व्यक्ति के खिलाफ नहीं होगा। गैर संवैधानिक विभाग के खिलाफ भी नहीं होगा। ऐसा विभाग जो संविधान में जिसकी चर्चा नहीं हो, गैर संवैधानिक हो, उसके खिलाफ भी नहीं। यदि कर्तव्य विवेक के अनुसार करने वाला हो, कि मान लेते कोई ऐसा कर्तव्य हो जो विवेक के अनुसार किया, तो भी उसके खिलाफ नहीं जाया जा सकता है। अब मान लेते हैं राष्ट्रपति जी है या राज्यपाल कोई विवेक के अनुसार कार्य करते हैं, तो आप जाओगे कहोगे कोर्ट में कि भाई इन्होंने विवेक के अनुसार किया, जो गलत है आप इस पर कार्रवाई करो, तो वो नहीं होगी। विवेक के अनुसार किया गया कार्य के लिए भी नहीं जाया जाएगा। तो ये ध्यान रखिए, इंपॉर्टेंट लाइन है। राष्ट्रपति या राज्यपाल इसके विरुद्ध भी नहीं जा सकते। हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के जज के जो चीफ जस्टिस होते हैं उनके विरुद्ध भी नहीं जा सकते। केवल न्यायिक भूमिका मामले में, यदि प्रशासन में जारी होगा, प्रशासनिक भूमिका में जारी होगा तो जा सकते हैं। मतलब मान लेते कोई केवल न्यायिक भूमिका है कि उन्होंने कोई आदेश दिया है तो उसके खिलाफ आप रिट जारी नहीं कर सकते। पर मान लेते कोई प्रशासनिक है, कोई एक्टिविटी है, तो वो जा सकते हैं। अब जैसे इसकी एग्जाम्पल देखें तो सरकारी विभाग RTI का जवाब नहीं दे रहा तो आप कोर्ट परमादेश जारी करेगा कि भाई क्यों जारी नहीं कर रहे, चलो जारी करो, क्या कर रहे हो तुम। तीसरा है प्रतिषेध, प्रोहिबिशन की बात करें तो इसका मतलब होता है रोकना। ऑब्वियसली बात है, प्रतिषेध का मतलब वर्जित करना, रोकना। ठीक, जो कॉन्स्टिट्यूशन में शब्द प्रयोग किया गया है वो होता है टू फॉरबिड, टू फॉरबिड। तो इसका मतलब होता है रोकना, यानी कार्रवाई न करना। किसको, तो अधीनस्थ कोर्ट या अधिकरण। अधीनस्थ मतलब निचली अदालत है, या जो अधिकरण होता है वो जो नीचे की अदालतें होते हैं उसके लिए। क्षेत्राधिकार से बाहर के कार्य करने से रोकने के लिए करता है ये। ठीक, कि मान लेते कोई आपका लिमिट यहीं तक है और आप यहाँ तक जजमेंट पास करो तो नहीं। क्षेत्राधिकार का मतलब क्षेत्र का नहीं है। क्षेत्राधिकार का मतलब है आपकी शक्ति कहाँ तक विस्तारित है, आपकी पावर कहाँ तक है कि आप ये मामला नहीं सुनवाई कर सकते। क्यों, क्योंकि आपके क्षेत्र के अधिकार में नहीं आता है। जैसे आप किसी को मृत्युदंड की सज़ा नहीं दे सकते, अगर देते हो तो उस पर आगे जांच होगी, मान लेते एक बात कह रहा हूँ, तो वो रोक सकता है। केवल न्यायिक व अर्ध न्यायिक प्राधिकरण के लिए है ये। जारी नहीं किया जा सकता किसे, तो प्रशासनिक, विधायी व निजी निकायों को जारी नहीं किया जा सकता है। यानी केवल ये न्यायिक व अर्ध न्यायिक प्राधिकरण को जारी किया जा सकता है। जारी किसे नहीं किया जा सकता, तो प्रशासनिक, विधायी या निजी निकायों को। ध्यान रखें। तो तीसरा और चौथा जो है ये 3 नंबर और ये वो 4 नंबर। जो पहला है ये तीसरा प्रतिषेध प्रोहिबिशन, चौथा उत्प्रेषण यानी सर्टियोरेरी जो है, ये दोनों अधीनस्थ कोर्ट से संबंधित है। ठीक, अधीनस्थ कोर्ट या अधिकरण। तो ध्यान रखें, पहला कोई व्यक्ति नॉर्मल था, दूसरा सरकारी अधिकारी, तीसरा जो है अधीनस्थ कोर्ट या वो अधिकरण, चौथा भी अधीनस्थ कोर्ट या अधिकरण। तो अब देखते हैं तीसरा और चौथे में अंतर क्या है। तो तीसरा मना ही करता है कि ये अधिकार क्षेत्र में नहीं है तो आप ये काम मत करो। चौथा क्या करता है कि मामले को स्थानांतरित करके आदेश, मान लें इसने कोई ऐसी आदेश पारित कर दिया जो हो सकता है कि इसके क्षेत्राधिकार में न हो या कुछ और काम हो, तो वो सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट कहेगा कि ये मामले अपने पास स्थानांतरित करेगा और उसे रद्द कर सकता है या आके बहाल कर सकता है। वो उस पर डिपेंड करता है। तो मामले को स्थानांतरित कर सकता है या आदेश रद्द कर सकता है। कब, जब ये पारित, भले कोई जजमेंट पास कर दिया हो ऑब्वियसली। तो पहला रोकता है और दूसरा को स्थानांतरित अपने पास करता है या आदेश को रद्द करता है। तो यही अंतर है, ध्यान रखें। बाकी जारी नहीं तो यही सेम वाला प्रोविज़न होगा, प्रशासनिक, विधायिक, न्यायिक। इन दोनों में बस कुछ जानने की नीड नहीं है। अंतर ध्यान रखो कि ये जो है प्रतिषेध मतलब अपने क्षेत्राधिकार से बाहर कार्य करने को रोकता है, और उत्प्रेषण मतलब कोई मुद्दे को अपनी ओर स्थानांतरित कर लेता है वो। ठीक, सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट, या आदेश, अगर कोई आदेश पारित कर दिया तो उसे रद्द कर सकता है। अब जैसे एग्जाम्पल के लिए देखें, निचली अदालत ने अवैध फैसला दिया तो उच्च न्यायालय उत्प्रेक्षण जारी कर सकता है। कौन सी, ये तो उत्प्रेक्षण, कि अवैध फैसला कुछ दे दिया तो वो क्या कहेगा, उत्प्रेक्षण जारी करके वो आदेश को अपने पास मंगवा लेगा या उसे रद्द कर देगा। और जबकि इसकी एग्जाम्पल देखें प्रतिषेध का, तो यदि जिला न्यायालय ऐसा मामला सुन रहा है जिस पर उसे अधिकार नहीं है तो उच्च न्यायालय उसे प्रतिषेध जारी करेगा, रोक देगा कि भाई आप ऐसे मामले सुन रहे हो, नहीं सुन सकती, ये आपके अधिकार क्षेत्र में नहीं है, ज़्यादा हीरो मत बनो तुम। अधिकार परीक्षा की बात करें को वारंटों में, तो किसी प्राधिकार या वारंट के द्वारा, ठीक, को वारंटों ध्यान रखें, ये भी क्वेश्चन पूछ चुका है। किसी प्राधिकार या वारंट के द्वारा जो है सार्वजनिक पद पर
व्यक्ति के दावे की जांच। अब जैसे मान लेते हैं, एक बहुत अच्छे एग्जाम्पल से समझते हैं, पीके। कौन है पीके? वो पीके मूवी की बात नहीं कर रहा, पूजा खेड़कर जी का बात कर रहा हूँ मैं। तो पूजा खेड़कर ने जैसे मान लेते हैं, उनका विवाद क्या था कि वो उनको ऑफिस से अलॉट हुआ तो उनको ट्रेनर के तौर पर भेजा गया था, कि ट्रेनिंग के तौर पर कि आप अभी ट्रेनिंग लीजिए। तो वो गए और वहाँ जो आईएएस ऑफिसर बैठा हुआ था, उनके कुर्सी पे ज़बरदस्ती का कब्जा कर लिया कि अब मैं तो इसी पे बैठूंगा, तुझे जो करना हो कर लो, और ऑडी में घूमूंगी लाल बत्ती लगा करके। तो जैसे अब इस पे बैठ गई तो वो जा सकता है सुप्रीम कोर्ट अधिकार परीक्षा के तहत कि भाई आप इसके जो है सार्वजनिक पद जो है इसके दावे की जांच कीजिए, क्योंकि अभी इसका वो टाइम नहीं आया है बैठने का, अभी वो ट्रेनी है तो उस पर नहीं बैठ सकती एक आईएएस ऑफिसर की। कोई वो एसटीएम है, हो सकता है वो लो ग्रेड के ऑफिसर, वो अभी है आईएएस पर उसको ट्रेनिंग दिया जा रहा है। तो ये एक ऐसा एग्जाम्पल हो सकता है। दूसरा कि मान लेते हैं कि कोई व्यक्ति सार्वजनिक पद पर, जैसे मान लेते हैं राज्यपाल, अगर राज्यपाल नियुक्त होते हैं तो क्या वो सही तरीके से नियुक्त हुए हैं या नहीं हुए हैं, क्या वो गलत तरीके से तो नियुक्त नहीं हो गए, तो उस पद की जांच होगी। ऐसे भी होती है, क्या ये गलत तरीके से नियुक्त तो नहीं हो गए। तो सार्वजनिक पद पर व्यक्ति के दावे की जांच की, क्या वो जो व्यक्ति नियुक्त हुआ है क्या वो सही तरीके से है या नहीं है। यदि अवैध कब्जा है तो उस पर रोक लगा दिया जाएगा। मान लेते हैं कि राज्यपाल गलत तरीके से अपने पद पर बैठ गए तो उन्हें रोक लगा दिया जाएगा। जारी किया जाता है पद का निर्माण संवैधानिक हो, इसके खिलाफ जारी किया जाएगा कि पद का निर्माण क्या हो, संवैधानिक तरीके से होनी चाहिए। अब मान लेते कोई कंपनी पे लोग बैठ गया, वो संवैधानिक है, वो तो असंवैधानिक हो गया क्योंकि संविधान में चर्चा नहीं है, तो क्या उसके खिलाफ जाया जा सकता है? तो बिल्कुल नहीं। जारी नहीं किया जा सकता किसके लिए? तो मंत्रित्व कार्यालय या निजी कार्यालय के खिलाफ। अब मान लेते कोई मंत्री बैठता है तो उसके खिलाफ जारी नहीं होगा, ध्यान रखें। क्यों? क्योंकि मंत्री सार्वजनिक पद में इसीलिए नहीं आएगा क्योंकि बहुत सारे मंत्री तो बिना चुनाव के भी बैठ जाते हैं, तो 6 महीने तक उनके पास ऑप्शन रहता है कि 6 महीने तक आप संसद का सदस्य बन जाए। तो कोई मंत्री बन गया पर वो संसद का सदस्य नहीं है तो अवैध हो जाएगा, तो ऐसे नहीं है। ठीक, निजी कार्यालय के लिए भी जारी नहीं किया जा सकता। ये बात ध्यान रखिए कि इस रीट की मांग जो है किसी भी इच्छुक व्यक्ति द्वारा किया जा सकता है, जरूरी नहीं कि केवल पीड़ित हो, यानी इसकी मांग कोई भी कर सकता है। कौन सी रीट की? तो अधिकार परीक्षा रीट की मांग कोई भी कर सकता है, ध्यान रखें। ये हमेशा इस टाइप की क्वेश्चन आता है कि अधिकार परीक्षा की मांग कौन कर सकता है। एग्जाम्पल, यदि कोई अयोग्य व्यक्ति मंत्री बना है, नागरिक अधिकार परीक्षा दायर कर सकता है। ठीक, पर मंत्रित्व कार्यालय के ऊपर नहीं, वो मंत्री पद के लिए है। ठीक, मंत्रित्व कार्यालय ऑफिस के लिए नहीं है वो। अब हाईकोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के रीट क्षेत्राधिकार की तुलना करें तो सुप्रीम कोर्ट का जो है संकीर्ण क्षेत्राधिकार है, यानी ये केवल फंडामेंटल राइट से रिलेटेड पर ही रीट जारी कर सकता है। ध्यान रखें, सुप्रीम कोर्ट केवल मूल अधिकार से रिलेटेड ही रीट जारी कर सकता है, जबकि हाई कोर्ट व्यापक है। क्या मतलब है कि फंडामेंटल राइट प्लस सामान्य कानून भी इसके तहत सुनवाई कर सकता है। कैसे? तो आर्टिकल 32 क्या कहता है कि रीट जारी करने का अधिकार देता है, तो ये केवल मौलिक अधिकारों की सुनवाई करता है। पर सुप्रीम कोर्ट 226 के तहत जो है मौलिक अधिकारों की सुनवाई तो करेगा ही, पर वो नॉर्मल कानून की भी सुनवाई कर सकता है। तो ध्यान रखिए, ये अंतर है और ये बहुत माइन्यूट अंतर है और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि हाई कोर्ट चाहे वो मूल अधिकार हो या कोई भी हो, अनुच्छेद 226 का यूज करके वो उस पर सुनवाई कर सकती है और करती भी है। भारत के संपूर्ण राज्य क्षेत्र में लागू होगा। ऑब्वियसली बात है, जब सुप्रीम कोर्ट कोई निर्णय देगा तो संपूर्ण राज्य क्षेत्र में होगा ही। हाई कोर्ट है जो राज्य और प्लस संबंधित राज्य होगा वो होगा, ये तो नॉर्मल सी बात है। अनिवार्य है, यानी रीट प्रयोग से इनकार नहीं कर सकता सुप्रीम कोर्ट। पर हाई कोर्ट के पास विवेकाधीन शक्ति है, यानी वह इनकार कर सकता है कि भाई मेरा मन नहीं है, मैं रीट नहीं करूँगा, चलो जाओ यार, आज मेरा मूड नहीं है रीट करने का, ऐसा। तो ध्यान रखें, पहला ये इंपॉर्टेंट है और दूसरा ये विवेकाधीन वाला। तो इसीलिए कहता है हाई कोर्ट के पास व्यापक शक्ति प्रदान करता है वो। तो हमारा क्वेश्चन क्या था, हमने एक क्वेश्चन में इतने थोड़ा ज़्यादा टाइम लगा दिया। रीजन क्या था? अब जितने भी आप समझो कि रीट आए होंगे, रीट से रिलेटेड या आर्टिकल 32 से रिलेटेड, सुप्रीम कोर्ट से रिलेटेड जितने भी आर्टिकल 32 और 224 है रीट, वो आपका टोटल क्लियर हो गया। अब आपको रीट के लिए बार बार कहीं और पढ़ने के लिए नहीं, आप ये लेक्चर देखो, ठीक से रिवाइज करो बार बार, बस आराम से हो जाएगी। तो जैसे प्रतिषेध रीट पूछ रहा था तो वही ये तीसरा है, तो किसके खिलाफ जारी किया जाता है? तो निचली अदालत को किसी मामले में कार्यवाही जारी रखने से प्रतिषेध करने के लिए। और चौथा उत्प्रेषण जो है किसी मामले को अपनी तरफ स्थानांतरित करेगा या उसे रद्द करेगा। ठीक, तो हमारा ऑप्शन है सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अब 84 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। क्या कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। वह राज्य का राज्यपाल है जो उस राज्य के किसी समुदाय को अनुसूचित जनजाति के रूप में मान्यता देता है, यानी कह रहा है कि जो राज्यपाल है वो अनुसूचित जनजाति के रूप में मान्यता देता है और घोषित करता है। ठीक, दूसरा, किसी राज्य में अनुसूचित जनजाति के रूप में घोषित किसी समुदाय के लिए
यह आवश्यक नहीं है कि दूसरे राज्य में भी ऐसा हो। ये तो बिल्कुल सीधा सही हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आप कॉमन सेंस से लगाओ कि यह राज्य में एक राज्य है, मान लेते हैं कि राजस्थान है, ठीक, ये आ गया राजस्थान। कह रहा है कि अनुसूचित जनजाति, मान लेते हैं यहाँ कोई एसटी की मान्यता दिया गया, तो कह रहा है कि क्या वही मान लेते उड़ीसा में, तो क्या वहाँ भी ये सेम होगा? तो नहीं, अलग हो सकता है, बिल्कुल अलग हो सकता है। कि रूप में घोषित किसी समुदाय के लिए आवश्यक नहीं कि दूसरे राज्य में भी ऐसा हो, तो बिल्कुल सही है। दूसरे राज्य में जरूरी थोड़ी ना हो कि दूसरे राज्य में जरूरी थोड़ी ना हो कि वही प्रोविजन के तहत एसटी घोषित किया जाए, तो बिल्कुल अलग हो सकता है। तो ये तो आराम से सीधा सही हो जाएगा, ये तो कॉमन सेंस से सही हो सकता है। आप जब ध्यान से पढ़ो तो ही सही हो सकता है। यानी कह रहा है कि किसी एक राज्य में मान लो आप किसी समुदाय को एसटी घोषित कर दिए, किस बेस पे घोषित किया? कोई एक ऐसा मानदंड है, मानक है कि उस मानक पे हम एसटी घोषित कर दिए, पर क्या वही मानक के तौर पे किसी और वो स्टेट में घोषित करेंगे? तो बिल्कुल भी नहीं, अलग हो सकता है। अब जैसे अंडमान निकोबार में है तो वहाँ तो अलग अलग वो ट्राइबल्स रहते होंगे, तो वहाँ घोषित करने का मानदंड अलग हो सकता है। तो ये बिल्कुल सही है। तो इसमें से ये तो बिल्कुल कट गया कि ना तो एक ना ही दो, ये तो ऑप्शन बिल्कुल नहीं हुआ कि भाई ये नहीं हो सकता है। फिर ये कह रहा है कि वह राज्य का राज्यपाल है जो उस राज्य के किसी समुदाय को अनुसूचित जनजाति के रूप में मान्यता देता है और घोषित करता है। तो बिल्कुल गलत बात है, ये राज्यपाल नहीं करता। अब राज्यपाल कैसे करेगा बताओ? वो इतनी ज़्यादा पावर कि किसी स्टेट में किसी को अनुसूचित जनजाति घोषित करना है, कि मान लेते बहुत सारा स्टेट है, अब इस स्टेट में तो एक स्टेट में राज्यपाल करेगा, फिर इस स्टेट में कौन करेगा? अपने राज्यपाल। तो सब तो अपने अपने अकॉर्डिंग कर लेंगे, तो वो तो वैसे भी केंद्र के एजेंट के रूप में काम करते, तो फायदा हो जाएगा कि भाई इस जनजाति को सब वो क्या करना है, फ़ायदे देना है, तो इसे एसटी घोषित कर दो। तो नहीं, वो प्रेसिडेंट करते हैं, प्रेसिडेंट। तो ये गलत है कि मान्यता देता है और घोषित करता है। कैसे? राज्यपाल से परामर्श करते हैं प्रेसिडेंट, राज्यपाल सिर्फ परामर्श देता है। अब देखते हैं, आप समझो, भारत के संविधान के भाग 16 कुछ वर्गों के संबंध में विशेष उपबंध की बात करता है, ठीक, भाग 16 में। अब बाकी देखते हैं, आर्टिकल 342(1)(a) इससे रिलेटेड है, यानी राष्ट्रपति किसी राज्य या संघ राज्य क्षेत्र के संबंध में और जहां वह मौजूद है जहां वह राज्य है वहां के राज्यपाल से परामर्श करने के पश्चात, यानी राज्यपाल से परामर्श करने के पश्चात लोक अधिसूचना द्वारा उन जनजातियों या जनजाति समुदायों अथवा जनजाति या जनजाति समुदायों के भागों या उनके यूथों को विनिर्दिष्ट कर सकेगा। जनजातियों या जनजाति समुदायों अथवा जनजातियों या जनजाति समुदाय के भागों या उनमें यूथों को विनिर्दिष्ट कर सकेगा जिन्हें इस संविधान के प्रयोजनों के लिए उस राज्य में अनुसूचित जनजातियाँ समझा जाएगा। तो घोषित कौन करता है? सीधा सीधा ध्यान रखें, या मान्यता देता है तो राष्ट्रपति। राज्यपाल क्या करते हैं? तो परामर्श देते हैं। इनके पास उतनी शक्ति नहीं है कि ये घोषित करे या मान्यता दे, ठीक। तो पहला हमारा गलत हो गया, तो इसका ऑप्शन है केवल 2। ये देखते हैं क्या है भाग 16 के, इसका पार्ट 2 है 334 का। संसद विधि द्वारा किसी जनजातीय जनजाति समुदाय को अथवा किसी जनजातीय जनजाति समुदाय के भाग या उनमें से यूथ को खंड 1 के अधीन निकाली गई अधिसूचना में विनिर्दिष्ट अनुसूचित जनजातियों की सूची में सम्मिलित कर सकेगी। यानी अब जो मान लेते वो सूची घोषित कर दी गई किसी जाति को राष्ट्रपति द्वारा, तो अब उस सूची में शामिल, अब ये एक वो लिस्ट है, ये अनुसूचित जाति की लिस्ट है, तो इसमें जो राष्ट्रपति द्वारा घोषित किया गया अब उसको शामिल कर दिया जाएगा। तो किसके द्वारा शामिल किया जाएगा? तो संसद द्वारा इस लिस्ट में शामिल कर दिया, सूची में सम्मिलित कर सकेगी, या उसमें से अपवर्जित कर सकेगी, या मान लेते इसको हटा दिया कि इसमें से अब ये एसटी के लेवल का नहीं रहे तो इसे हटा दिया गया। किंतु जैसा ऊपर कहा गया कि उसके सिवाय उक्त खंड के अधीन निकाली गई अधिसूचना कि किसी पश्चातवर्ती अधिसूचना द्वारा परिवर्तन नहीं किया जाएगा। मान लेते कोई अधिसूचना जारी कर दी गई राष्ट्रपति द्वारा कि भाई ये एसटी होंगे, उसके खिलाफ अब इसमें कोई छेड़छाड़ नहीं कर सकता, संसद के पास वो अधिकार नहीं है, ठीक। तो बस आप ध्यान रखें कि ये जो घोषित और मान्यता करता है ये वो राष्ट्रपति करते हैं, राज्यपाल परामर्श देते हैं, और संसद क्या करता है, अब वो जो एसटी घोषित हो गए उस एसटी समुदाय को एसटी के लिस्ट में शामिल कर देगा कानून बना करके, ठीक है। तो घोषित किए, परामर्श दिए राज्यपाल, घोषित किए राष्ट्रपति, और लास्ट में लिस्ट में शामिल कौन कर दिए? तो संसद कर दिया, ठीक। बढ़ते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। केंद्रीय बजट यूनियन बजट के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो अब केंद्रीय बजट, तो बजट तो ऐसा है जो अगर एक यूपीएससी एस्पिरेंट हो तो बजट ना पढ़े हो ही नहीं सकता है। कुछ ना कुछ तो बजट का ऊपर का 2-4 पेज तो जरूर पढ़े हुए रहते हैं कि बजट कौन पेश करता है, कैसे क्या करता है। लक्ष्मीकांत में भी दिया हो, हर जगह इकोनॉमिक्स में भी। तो कह रहा है प्रधानमंत्री की ओर से
केंद्रीय वित्त मंत्री संसद के दोनों सदनों के समक्ष वार्षिक वित्तीय विवरण रखते हैं। आगे क्या लाइन दिया हुआ है मैटर ही नहीं करता, यही गलत हो गया। क्यों? क्योंकि प्रधानमंत्री की ओर से कह रहा है, जबकि केंद्रीय वित्त मंत्री राष्ट्रपति की ओर से संसद के दोनों सदनों के समक्ष अगर बजट पेश करना हो तो कर सकते हैं। प्रधानमंत्री कहाँ से आ गए भाई साहब, ये तो बिल्कुल भी गलत हो गए। तो ये तो हमारा जो है दोनों ये गलत हो गए। अब आपका हो गया कि या तो केवल एक केवल दो, या न तो एक न ही दो, दोनों हो सकते हैं। दूसरा कह रहा है कि केंद्रीय बजट जो है यूनियन स्तर पर भारत के राष्ट्रपति की अनुशंसा के बिना अनुदान की मांग नहीं की जा सकती है। तो ये प्रोविज़न, अब ये तो प्रोविज़न मालूम नहीं है कि केंद्रीय स्तर पर भारत के राष्ट्रपति की अनुशंसा के बिना अनुदान की मांगें नहीं की जा सकती। तो अनुदान की मांगों की मतदान जो होता है वो राष्ट्रपति की अनुमति के बिना नहीं हो सकता। बिल्कुल सही बात है, पर देखते हैं इसके बारे में, फिर आंसर पे आएंगे। अब यदि कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें तो आर्टिकल 112 में जो है बजट की चर्चा की गई है। ठीक, बजट शब्द संविधान में उल्लिखित नहीं है, पर ध्यान रखें क्या कहता है, राष्ट्रपति प्रत्येक वित्तीय वर्ष यानी हर साल वित्तीय वर्ष के स्टार्ट में के संबंध में संसद के दोनों सदनों के समक्ष भारत सरकार की उस वर्ष के लिए प्राकलित प्राप्तियों, उस प्राकलित यानी अनुमानित, प्राकलित मतलब एस्टिमेशन, अनुमानित प्राप्तियों और व्यय, यानी कि अगले साल में क्या अनुमान लगाएगा कि कितने प्राप्ति होगी, कितने व्यय होगा, उसका विवरण रखवाएगा, जिसे इस भाग में वार्षिक वित्तीय विवरण कहा जाता है। तो संविधान में ये भी नहीं लिखा हुआ है कि किसके द्वारा रखवाएगा, सीधे लिखा है कि राष्ट्रपति सदन के समक्ष रखवाएगा। अब किससे ये नहीं पता है, पर प्रायः वित्त मंत्री के द्वारा रखवाया जाता है, पर चर्चा नहीं है, ये बात ध्यान रखें। तो इसे वार्षिक वित्तीय विवरण कहा जाता है, ध्यान रखें, वार्षिक वित्तीय विवरण। तो प्राकलित प्राप्तियों और व्यय का विवरण, प्राकलित मतलब एस्टिमेटेड यानी अनुमान है कि अगले साल में कितना पैसा आएगा और कितना खर्च होगा, उसका विवरण रखवाएगा 112 में तहत। अब आर्टिकल 113 देखो, आर्टिकल 113 एक में क्या कहता है, प्राक्कलनों का मतलब हमने क्या समझा, एस्टिमेट्स में से जितने प्राक्कलन भारत की संचित निधि पर भारित व्यय, यानी जो प्राक्कलन एस्टिमेट किए गए अगर वो भारत की संचित निधि पर भारित व्यय से संबंधित है तो संसद में मतदान के लिए नहीं रखे जाएंगे। अब एक होता है संचित निधि पर भारित और संचित निधि से व्यय, ये दोनों शब्द को ध्यान रखें, पर और से। तो यह संचित निधि पर भारित, इसका मतलब है कि जैसे सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट या राष्ट्रपति, इन सभी का वेतन वगैरह जो दिया जाता है वो संचित निधि पर भारित व्यय है, इस पर मतदान नहीं होगा। क्यों मतदान होगा भाई? अब मान लो आप लोकसभा में कह रहे हो कि सुप्रीम कोर्ट के वेतन को पे चर्चा कर रहे हो कि भाई ये जज जो है मेरे खिलाफ उचित बयान नहीं दिया है, सरकार के पक्ष में उचित बयान नहीं दिया, तो सरकार के पक्ष में बयान नहीं दिया तो इसका वेतन ही कम कर दो, बात खत्म। तो इसी की वजह से किसी स्वतंत्रता की कमी ना करे, संविधान कहता है कि उसके जो व्यय है उस पर मतदान नहीं करेगा। यानी संचित निधि पर भारित व्यय का मतलब होता है, इसके बहुत सारे इसमें है, पर राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, इन सभी लोगों को वेतन दिया जाना। ठीक, तो इस पर संसद में मतदान नहीं होता है, ध्यान रखें। किंतु इस खंड की किसी बात का यह अर्थ नहीं लगाया जाएगा कि वह संसद के किसी सदन में उन प्राक्कलनों में से किसी प्राक्कलन पर चर्चा को निवारित करता है। बाकी इसका मतलब है कि इनके अलावा बाकी अब इन पर चर्चा हो सकती है पर मतदान नहीं हो सकती है, संचित निधि पर भारित व्यय पर। बाकी अन्य पर प्राक्कलन पर चर्चा हो सकती है, उसकी निवारण भी हो सकती है, उस पर मतदान भी हो सकती है। 113 का 2 क्या कहता है, उक्त प्राक्कलनों में से जितने प्राक्कलन अन्य व्यय से संबंधित है, अन्य खर्चों से संबंधित है, कौन? तो संसद निधि, वो संचित निधि पर भारित व्यय के अलावा लोकसभा के समक्ष अनुदान की मांगों के अनुरूप में रखे जाएंगे, अनुदान मांगों के रूप में रखे जाएंगे, और लोकसभा को शक्ति होगी कि वह किसी मांग को अनुमति दे या अनुमति देने से इनकार कर दे। अब इसका समझते हैं। मान लेते हैं सरकार, गवर्नमेंट, अभी कोई सत्ता पक्ष है, उसने कहा कि मुझे 5,000 करोड़ जो है 5,000 करोड़ हमें खर्च करनी है शिक्षा पे, एडुकेशन पे। तो वो अब इसके लिए क्या करेगा, वहाँ रखेगा, अनुदान की मांग करेगा, लोकसभा के समक्ष रखेगा ये। ठीक, इतने पैसे 5,000 करोड़ मुझे खर्च करने। अब लोकसभा के जितने भी सदस्य हैं इस पे तो चर्चा होगी और इस पे मतदान करेंगे कि हाँ ये मांग रहे तो ठीक है, इसको हाँ के पक्ष में दे दिया जाए, कुछ कहेंगे नहीं के पक्ष में दे दिया जाए। तो ऑब्वियसली सत्ता के पक्ष में जो है उनको तो मिल ही जाएगी, क्योंकि प्रायः क्या होते हैं, उनके ही सदस्य होते हैं, उनके सदस्य बहुमत होती है तो मिल जाती है। पर तो इस पे मतदान होगी, तो समक्ष अनुदान की मांगों के रूप में रखे जाएंगे और लोकसभा को शक्ति होगी कि वह किसी मांग की अनुमति दे या अनुमति देने से इनकार कर देनी। ऑब्वियसली बात है, लोकसभा के सदस्य चाहेंगे तो कहेंगे कि नहीं, कि शिक्षा मंत्रालय को इतना न दिया जाए, स्वास्थ्य मंत्रालय को इतना दे दिया जाए। ठीक है, किसी मांग को उसमें विनिर्दिष्ट रकम को कम करके
अनुमति दिया जा सकता है कि मान लेते हैं 5,000 न करके भाई 4,000 आप कर लो, 4,000 करोड़ को अनुमति हम दे देंगे, ठीक है। यदि किसी अनुदान की मांग जो है राष्ट्रपति की सिफारिश पर ही की जाएगी, अन्यथा नहीं की जाएगी, ये जो ध्यान रखें। तो मान लेते हैं 5,000 करोड़ की मांग की जा रही है, तो पहले वो मंत्रालय क्या करेगा, जाएगा राष्ट्रपति से कहेगा कि राष्ट्रपति जी मुझे 5,000 करोड़ रुपये चाहिए एजुकेशन में, भले मैं खर्चा 1,000 भी ना करूँ, 1,000 करोड़ भी ना करूँ, पर 5,000 की मांग कर रहे। तो राष्ट्रपति यदि अनुमति देंगे या सिफारिश करेंगे कि हाँ ठीक है, लोकसभा में कहेंगे कि भाई ये इतना की मांग करे, आप इस लोग इस पर मतदान कर लीजिए या डिस्कस कर लीजिए, तभी होगा, अन्यथा नहीं होगा। केंद्रीय बजट क्या है, तो केंद्रीय बजट वह वार्षिक वित्तीय विवरण है, हम समझ गए, जो जिसमें भारत सरकार एक वित्तीय वर्ष यानी 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च के लिए अपनी आय, रिसिप्ट यानी प्राप्तियाँ, व्यय यानी एक्सपेंडिचर खर्च और घाटे यानी डेफिसिट की योजना संसद के सामने प्रस्तुत करती है अगले 1 साल के लिए, ठीक। मीन्स अगर बात करें तो सरकार अगले साल पैसा कहाँ से कमाएगी और कहाँ खर्च करेगी, इसका पूरा खाका तो वही केंद्रीय बजट है, वार्षिक वित्तीय विवरण। तो हमारा क्वेश्चन क्या था कि केंद्रीय बजट यूनियन बजट के संदर्भ में, तो प्रधानमंत्री की ओर से, तो बिल्कुल भी सही नहीं है, प्रधानमंत्री की ओर से नहीं बल्कि राष्ट्रपति वार्षिक वित्तीय विवरण पेश करवाएगा। और किसके द्वारा, वो भी आर्टिकल 112 में नहीं कहा गया, लेकिन प्राय ट्रेडिशन है वित्त मंत्री द्वारा। केंद्रीय स्तर पर भारत के राष्ट्रपति की अनुशंसा के बिना अनुदान की मांगें नहीं की जा सकती, बिल्कुल सही है। तो केवल 2 सही है, 1 गलत है, ठीक, 1 गलत है। हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अब देखो 86 नंबर क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा द इंडिया वे, ठीक, एंड वाई भारत मैटर्स, द इंडिया ए एंड वाई भारत मैटर्स पुस्तकों के लेखक हैं भूपेंद्र यादव, नलिनी मेहता, शशि थरूर, एस जयशंकर। यानी आप इसको देखो, इन्होंने फुल नाम दे दिया सुब्रमण्यम जयशंकर, एस जयशंकर नहीं, सुब्रमण्यम जयशंकर। तो यही ऑप्शन है डी, कि उन्होंने 2020 में द इंडिया वे एंड वाई भारत मैटर्स 2024 में लिखी। ये फॉरेन अफेयर्स पे बुक है, तो सुब्रमण्यम जयशंकर ही लिखेंगे। शशि थरूर के अगर कुछ अन्य बुक के नाम देखें, क्योंकि ये भी इंपॉर्टेंट है, पहले ये ध्यान रखें द इंडिया वे एंड वाई भारत मैटर्स। तो शशि थरूर पूर्व यूएन अधिकारी रह चुके हैं, अभी कांग्रेस सांसद है और प्रख्यात लेखक भी है। उनकी प्रमुख पुस्तकें की बात करें तो द पैराडॉक्सिकल प्राइम मिनिस्टर, वाई आई एम अ हिंदू, फिर उसके बाद इनग्लोरियस एम्पायर, व्हाट द ब्रिटिश डिड टू इंडिया, द ग्रेट इंडियन नोवेल, फिर इंडिया फ्रॉम मिडनाइट टू द मिलेनियम। तो ध्यान रखें उनके द पैराडॉक्सिकल प्राइम मिनिस्टर, वाई आई एम अ हिंदू, इनग्लोरियस एम्पायर, व्हाट द ब्रिटिश डिड टू इंडिया, द ग्रेट इंडियन नोवेल, इंडिया फ्रॉम मिडनाइट टू द मिलेनियम। तो बाकी हमारे इसके 86 के क्वेश्चन है सुब्रमण्यम जयशंकर। अगर इस तरीके की अगर आपको क्वेश्चन ना हो तो आप डायरेक्ट भागे आगे, स्किप करके आगे निकले, इसमें टाइम वेस्ट करने की नीड नहीं। ऑब्वियसली बात है, अगर आपको मालूम हो तो भी टिक कर पाओगे, ना हो तो टिक नहीं कर पाओगे। हाँ, थोड़ी सोच सकते हो कि मैंने कहीं पढ़ा है न्यूज़ वगैरह में, तो कौन सोच सकते, तो एस जयशंकर हो सकते हैं, या फिर नलिनी मेहता, भूपेंद्र यादव, शशि थरूर कौन हो सकते हैं, तो इतना सोच सकते हो। और अगर कुछ ऑप्शन की बात करें तो इस तरीके का जो ऑप्शन होता है ना, ये भी बहुत कठिन होता है। पूछो क्यों? क्योंकि अगर मान लेते इसमें अगर आपको पता है कि ये गलत हो गया और ये नहीं पता है, फिर भी पता नहीं होगा कि क्या ये सही होगा, ये दोनों है, अब इन दोनों में से एलिमिनेशन करना भी मुश्किल हो जाती है। तो जो 1 और 2 ऑप्शन वाले होते हैं वो थोड़े टफ हो जाते हैं उसके तुलना में जो 2, 3, 4 ऑप्शन होते हैं उसके तुलना में। अब ये 87 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। ये तो करेंट से रिलेटेड क्वेश्चन है और फैक्चुअल है। देश समाचार में रहने के कारण अर्जेंटीना सबसे खराब आर्थिक संकट, बिल्कुल ये 2023 और 24 में लगातार आर्थिक खराब संकट के कारण रहा है अर्जेंटीना। पूरे वो चर्चा में रहा कि हाँ उसका जो इकोनॉमिक था बहुत ही डिग्रेड की जा रही थी, मतलब बहुत उसका ग्रोथ रेट जो है बहुत लो था। सूडान की बात करें तो ये तो एक देश की नियमित सेना और अर्धसैनिक बलों के मध्य युद्ध हो गया था, ये बिल्कुल सही बात है। तुर्की नाटो की अपनी सदस्यता निरस्त कर दी, ये कैसे हो जाएगा, तुर्की तो अभी भी नाटो का सदस्य है, तो नाटो की अपनी सदस्यता निरस्त कर दी। और ये भी कॉमन सेंस से समझे कि नाटो की खुद वो क्यों निरस्त कर देगा, नाटो में है तो उसे सुरक्षा मिलता है। तो सभी 3 तो नहीं होगा, कोई भी नहीं, 1 और 2। इस तरीके का क्वेश्चन में आपको कह तो रहे कि अगर आपको पता हो तो करें, ना पता हो तो थोड़ी कॉमन सेंस ये लगाए कि तुर्की नाटो की अपनी सदस्यता निरस्त नहीं हो सकता। फिर भी 1 युग्म 2 युग्म इस तरीके का जो ऑप्शन है वो थोड़ी टफ होते हैं। तो हमारा इसका आंसर है बी, केवल 2 युग्म, अर्जेंटीना और सूडान, यानी सबसे खराब आर्थिक संकट और देश की नियमित सेना और अर्धसैनिक बलों के मध्य युद्ध। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। 88 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सुमेड पाइपलाइन यूरोप को जाने वाले फारस की खाड़ी के तेल और प्राकृतिक गैस नौभार शिपमेंट के लिए एक रणनीतिक मार्ग है। ठीक, अभी कह रहा है कि सुमेड पाइपलाइन यूरोप को जाने वाले फारस की खाड़ी के तेल और प्राकृतिक गैस नौभार यानी शिपमेंट के लिए एक रणनीतिक मार्ग है।
सुमेड़ पाइपलाइन लाल सागर को भूमध्य सागर से जोड़ती है। क्या सही है क्या गलत है, अब देखते हैं। इसमें फिर हम वही ट्रिक की बात करेंगे कि बाई चांस अगर आपको पता चल जाए कि स्टेटमेंट 1 गलत है तो आप सीधे के सीधे कहाँ आ जाओगे कि स्टेटमेंट 1 गलत है, सही नहीं है, और स्टेटमेंट 2 सही ही होगा। बाकी इसके अलावा आप कोई भी ऑप्शन खुद देखो। स्टेटमेंट 1 गलत है, क्या ये गलत है? तो नहीं, ये तो दिया हुआ सही है। क्या स्टेटमेंट 1 और 2 दोनों सही है? तो यही नहीं होगा। स्टेटमेंट 1 और स्टेटमेंट 2 दोनों सही, तो ये भी नहीं होगा। तो इस तरीके का क्वेश्चन में अगर पहला ऑप्शन अगर आपको मालूम चल जाए कि स्टेटमेंट 1 गलत है, डायरेक्ट सीधे जंप करते हुए आ जाओ डी पे, यानी उस स्टेटमेंट पे जो पहले कहे कि स्टेटमेंट 1 गलत है। ठीक है, तो स्टेटमेंट 1 सही नहीं है किंतु 2 सही है। तो अब देखते हैं बाकी इसका आंसर क्या है। ये तो हम ट्रिक की बात कर रहे थे।